अध्याय 501 अधेड़ उम्र के ताओवादी से पुनर्मिलन। लुओ लियान के साधना कक्ष के चारों ओर व्यवधान को रोकने के लिए एक अवरोध स्थापित करने के बाद झांग युन ने लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों को अमर खजाना मंडप से बाहर ले गया। इस समय बाहर सभी की प्रशंसा के बीच किंग फेंग को गुओ लियान, गुओई और अन्य लोगों द्वारा उस अशांत स्थान में घुमाया गया। झांग युन और अन्य लोगों को अचानक प्रकट होते देख किंग फेंग और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से झुककर बोले, प्रणाम संप्रदाय के गुरुजी। क्या आपके पास यहाँ मीटिंग रूम या इसी तरह की जगहें हैं? झांग युन ने सीधे गुओ लियान, गुओ हाओगुआंग और अन्य लोगों की ओर देखा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। इस बार गुओ लियान ने पहले बात नहीं की। गुओ हाओगुआंग ने कहा, अवेकनिंग सिटी के अंदर एक बड़ा सम्मेलन कक्ष है। झांग युन ने कहा, व्यवस्था करो। कैओटिक फ्लो क्लैन के उन सभी सदस्यों को इकट्ठा करो जो कम से कम वर्ड रिफाइनमेंट चरण में हैं। जब वे सब आ जाएं तो मुझे सूचित करो। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ हाओगुआंग ने सिर हिलाया और तुरंत व्यवस्था कर दी। ये देखकर गुओ लियान, गुओई और अन्य लोगों को मन ही मन अफसोस हुआ। ये जानते हुए कि वे झांग युन से छुटकारा नहीं पा सकते, वे अब उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मैंने किंग फेंग के अमर संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ सीखा। जब उन्हें पता चला कि अमर लोगों के शीर्ष संप्रदाय के कुछ उच्च अधिकारी अभी तक नवजात आत्मा के स्तर पर भी नहीं हैं, तो उन्होंने अपने खुद के विचार बनाने शुरू कर दिए। अमर लोगों का ये नंबर एक संप्रदाय स्पष्ट रूप से अभी अपने शुरुआती चरणों में है, जो निस्संदेह उनके लिए एक अवसर है। झांग युन के रहते इस संप्रदाय का विकास होना तो तय है। अगर आप अभी किसी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो यह आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। झांग युन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों को उनके साथ जाने देने के बाद वह चला गया। वे अशांत अंतरिक्ष के निकास द्वार पर पहुंच गए। अंदर प्रवेश करने के बाद सीधे बाहरी सुरंग के साथ आगे बढ़ें। जल्द ही वे सुरंग के अंत में अनंत शून्य में लटके हुए एक विशाल पत्थर के ऊपर पहुंच गए। इस समय टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के 2 चरम स्तर के वर्ड रिफाइनमेंट साधक इस चट्टान की रखवाली कर रहे हैं। अंतरिक्ष सुरंग से लोगों को आते देख वे अचंभित रह गए। आप कौन हैं? उन्होंने जोगुना युन को तुरंत पहचान लिया और उनकी निगाहें तन गईं। बिना कुछ कहे झांग युन ने उन्हें ध्वनि संचारित करने के लिए एक खुली हुई जेड की पट्टिका सौंप दी। जेड की शिला पर गुओई और अन्य कुलों के नेताओं की छवि अंकित थी। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो वे तुरंत समझ गए। गुओ किंग, गुओ गो, अभद्रता मत करो। ये संप्रदाय का नेता है। दोनों के लापरवाही से काम करने के डर से गुओई और अन्य लोगों ने सख्ती से बात की। महानगरीय शून्य शोधन के चरम चरण पर मौजूद गुओ किंग और गुओ गो दोनों पूरी तरह से अचंभित दिख रहे थे। झांग युन ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम लोग पहले वापस जाओ। गुओ किंग और गुओ गो ने भौहें चढ़ाईं। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? संप्रदाय के नेता ने तुम्हें वापस आने को कहा है, इसलिए जल्दी करो और वापस जाओ। ये देखकर गुओई और वीडियो में मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत आदेश दिए। अपनी शंकाओं के बावजूद गुओ किंग और गुओ गो ने अशांत अंतरिक्ष में वापस जाने के लिए स्थानिक सुरंग का अनुसरण किया। उनके जाने के बाद झांग युन ने संचार की जेड टैबलेट उठाए और पूछा, अशांत क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग कहाँ है? गुओई और अन्य लोगों ने उत्तर दिया, पंत प्रमुख, यदि आप अपने वर्तमान स्थान से लगभग 10 मील पश्चिम की ओर आगे बढ़ें तो आप अशांत क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे। झांग युन ने आगे की ओर देखा और फिर संचार की जेड टैबलेट को एक तरफ रख दिया। एहतियात के तौर पर हमने लिटिल टायरेंट को छोड़ दिया। तुम यहीं रुको और प्रवेश द्वार पर नजर रखो, मैं अभी वापस आता हूँ। झांग युन ने निर्देश दिए और फिर पश्चिम की ओर चल दिए। ये देखकर छोटे अत्याचारी ने अपना सिर खुजाया, अपने पीछे मौजूद स्थानिक सुरंग की ओर देखा और जान गया कि यह पिछली जगह से जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस उस चट्टान पर लेट गया। झांग युन पश्चिम की ओर बढ़ा और रास्ते में उसे स्थानिक ऊर्जा द्वारा विभाजित एक मार्ग दिखाई दिया, जो दर्शाता है कि अशांत कबीला अक्सर इस मार्ग से यात्रा करता था। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्हें जल्द ही एक स्थानिक भंवर का पता चला। भंवर के चारों ओर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई थी। क्योंकि यह स्थानिक भंवर बहुत छोटा है, केवल कुछ मीटर का, इसलिए यह भ्रम के कारण बेहद अच्छी तरह से छिपा हुआ है। यहाँ तक कि अगर कोई इसे अपनी दिव्य बुद्धि से भी देखे तो भी पहली नज़र में इसका पता लगाना मुश्किल होगा। अच्छी तरह से छिपा हुआ। झांग युन ने अपने चारों ओर फैले अनंत शून्य पर नजर डाली और खुद से सहमति में सिर हिलाया। प्रवेश द्वार अच्छी तरह से छिपा हुआ है, यहाँ तक कि अगर कोई स्थानिक ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाला साधक भी वहां से गुजरता है तो भी इसका पता लगाना मुश्किल होगा। सांस छोड़ते हुए झांग युन अपने सामने मौजूद भंवर में प्रवेश कर गया। मेरी आंखों के सामने अचानक तेज रोशनी चमकी और जब मैंने दोबारा चारों ओर देखा तो मैंने खुद को एक घने जंगल में पाया। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की परिचित सघनता को महसूस करते हुए झांग युन ने गहरी सांस ली, जिससे पुष्टि हुई कि वह वास्तव में अशांत क्षेत्र में था।
मध्य क्षेत्र में हजारों लोग समाहित हैं और प्रत्येक लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। इस अंतर के कारण व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है कि वह किस लोक में है। बेशक इसके लिए आपको पहले इस क्षेत्र में आकर इसका अनुभव करना होगा। काटना। झांग यून के कुछ देख पाने से पहले ही संचार की जेड टैबलेट बज उठी। खुला। उस पर गुओ हाओगुआन का चेहरा दिखाई दिया। संप्रदाय के गुरुजी, सभी लोग यहाँ हैं। मैं समझ गया, बस एक पल रुकिए। झांग यून ने कुछ कहा, फिर संचार की जेड टैबलेट को हैंग कर दिया और अपने सामने के घने जंगल से उड़ गया। घने जंगल के पार एक उजाड़ वीरान इलाका था जिसके आसपास कोई शहर नहीं था। हालांकि कई सौ मील दूर झांग यून को ऊपर से एक छोटा सा घास का मैदान दिखाई दिया जिसके भीतर कई आकृतियों वाला एक विशाल चौक था। अगर आप करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि उन आकृतियों में काफी संख्या में ऐसे रक्षक हैं जिन्होंने सोने का कवच पहन रखा है। लाइट गार्ड, लाइट एलायंस। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें एलायंस ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। चूंकि लाइट गार्ड यहाँ तैनात है, इसलिए ये चौक स्पष्ट रूप से अशांत क्षेत्र में कहीं प्रवेश या निकास द्वार है। झांग यून आगे नहीं बढ़ा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौटने की तैयारी करने लगा। वह केवल स्थान की पुष्टि करने आया था ताकि वह बाद में वापस आ सके। उसे उस जादूगर की जादुई छड़ी ढूंढनी होगी जो उसने अशांत लोक में खो दी थी। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, अचानक उस पर एक दिव्य अनुभूति छा गई। झांग यून की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अचानक चौक के बाहर छोटे से घास के मैदान पर एक नवजात आत्मा साधक को दिव्य चेतना का विकिरण करते हुए देखा। तुरंत रास्ते से हट जाओ। लेकिन दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उसे पहले ही खोज लिया था और उनकी दैवीय चेतना लगातार उसके स्थान का पता लगा रही थी। बिना शब्दों को व्यर्थ किए झांग यून ने अपना हाथ हिलाया और प्रतिद्वंद्वी की दिव्य चेतना को बिखेर दिया। दूर स्थित घास के मैदान का विलय चरण तेजी से उसकी ओर चमकता हुआ आ रहा था। झांग यून ने अपना कमांड ब्रश निकाला और वह दूसरे पक्ष के साथ और अधिक उलझने का इरादा नहीं रखता था। लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसका हाथ, जो कुछ लिखने ही वाला था, रुक गया। उस एक भोजन को खाने में जितना कम समय लगा, उतने ही कम समय में ही एकीकरण चरण में पहुंचने वाला कृषक तेजी से उस स्तर के करीब पहुंच चुका था। ये कैसा संयोग है? झांग यून असमंजस में दिखी और तुरंत पहल करते हुए दूसरे पक्ष से संपर्क किया। ये देखकर कि नवजात आत्मा अवस्था का साधक भाग नहीं रहा था बल्कि पास आ रहा था, सफेद वस्त्र पहने हुए अधेड़ उम्र का ताओवादी जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, थोड़ा अचंभित रह गया। जब वह करीब पहुंचा और उसने झांग यून का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने झांग यून को तेजी से पास आते देखा और जैसे ही वह आया, ब्रश, हवा में तलवार जैसी रोशनी चमक उठी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र का ताओवादी पुजारी चौंक गया और झट से एक तरफ हट गया। धमाका, तलवार की धार उसके पीछे के निर्जन क्षेत्र में जा टकराई, जिससे पल भर में 200 मीटर से अधिक लंबी एक खाई बन गई। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी के शिष्यों को यह बीमारी हो गई। बकवास। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, झांग यून ने अपनी तलवार फिर से घुमाई और उस पर सीधा वार किया। अधेड़ उम्र के ताओवादी का चेहरा बदल गया और वह झट से एक तरफ हट गया और ऐसा करते हुए चिल्लाया, रुको। लेकिन झांग यून ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सर्वशक्तिशाली अमर तलवार से वार करना जारी रखा। उसके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का ताओवादी कोई और नहीं बल्कि वही था जो एल्डमो, दादी म्याओ और संप्रदाय प्रमुख जिंगलोंग के साथ अराजक क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रकट हुआ था। वह अधेड़ उम्र का ताओवादी झू युआन के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही, यही उसका लक्ष्य है। एल्डमो, ग्रैनी म्याओ और संप्रदाय प्रमुख जिंगलोंग सभी मर चुके हैं, केवल झू युआन ही जीवित है। झांग यून का मानना है कि उस समय का विच इमॉर्टल स्टाफ संभवतः उसके पास ही है। ब्रश, झांग यून को निर्दयतापूर्वक एक और तलवार की किरण छोड़ते देख अधेड़ उम्र का ताओवादी पुजारी थोड़ा चिढ़ गया। धिक्कार है, तुमने इस ताओवादी पुजारी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। बोलते बोलते उसने अपनी 2 उंगलियों से एक ताबीज उठा लिया। स्विश स्विश स्विश, उससे सुनहरी तलवार की रोशनी निकली और अपनी अधिक संख्या के कारण उन्होंने झांग यून की तलवार की किरण को बलपूर्वक भेद दिया। तलवार का ताबीज अस्त व्यस्त। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी की आंखें तेज हो गईं और अचानक उनके हाथ में मौजूद ताबीज से दर्जनों सुनहरी तलवारों की रोशनी निकली जो एक विस्तृत चाप में झांग यून की ओर बढ़ गई। झांग यून ने तुरंत एक तरफ हटकर खुद को बचा लिया। दूर स्थित चौक की ओर नजर डालते हुए वहां चल रही लड़ाई के कोलाहल ने स्पष्ट रूप से लाइट गार्ड का ध्यान आकर्षित कर लिया था। लगता है हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। झांग यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वूश वूश वूश, उसी क्षण तेज सुनहरी तलवार की रोशनी की एक और लहर उनकी ओर बढ़ी। धमाका, वह बच नहीं पाया क्योंकि अचानक उसके पीछे एक विशाल, जबरदस्त काले हाथ का निशान प्रकट हुआ जिसने पल भर में तलवार की सारी रोशनी को बुझा दिया। एल्डमो, तुम राक्षस हो।
मध्य आयु वर्ग के ताओवादी पुजारी ने झांग यून के बगल में अचानक प्रकट हुई आकृति को देखकर आश्चर्य से देखा। अच्छा नहीं है। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, उसके बगल में एक और बड़ा काला हाथ का निशान बन गया। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने तुरंत एक और ताबीज निकाला और उसे उस वस्तु की ओर इंगित किया। धमाका! अचानक सूर्य के समान एक विशाल अग्निगोला तेजी से उठा और बगल में बने काले हाथ के निशान से सीधे टकरा गया। दोनों टकराए और हवा में ही एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। धत्तेरी की! लेकिन इससे पहले कि अधेड़ उम्र का वह ताओवादी राहत की सांस ले पाता, बगल से आए हवा के एक तेज झोंके ने उसके चेहरे के भावों को पूरी तरह से बदल दिया। वह बचना चाहता था, लेकिन तभी उसे शून्य में तैरता हुआ केवल धीरे धीरे शब्द दिखाई दिया और फिर उसका शरीर अचानक सुस्त हो गया। अंधेरा विनाशकारी आघात तरंग! उसी समय एक काली लहर तेजी से आगे बढ़ी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के ताओवादी ने दांत पीसते हुए अपने शरीर को हिलाया, महत्वपूर्ण अंगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाएं कंधे का एक हिस्सा झटके की चपेट में आने से नहीं बच सका। अपेक्षित दर्द नहीं हुआ, इसके बजाय एक भयानक विनाशकारी शक्ति उसके बाएं कंधे से उठी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। क्या बकवास है! अधेड़ उम्र का ताओवादी पुजारी भयभीत हो गया और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर उस भयानक आघात तरंग में समा गया। अपने हाथ के इशारे से झांग यून और उसे उत्पन्न बिजली की लहर 7 अमरों की पुस्तक के काले पन्नों में गायब हो गई। टहलना! बिना किसी झिझक के झांग यून ने अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी को पकड़ लिया और 2 एल्डमो राक्षसों को दूर कर दिया। फिर उसने अपने ब्रश को तेजी शब्द सक्रिय करने का आदेश दिया और पूरी गति से भाग निकला। इससे पहले कि निकट आ रहे लाइट गार्ड कोई प्रतिक्रिया कर पाते, आकाश में प्रकाश की एक काली लकीर तेजी से गुजरी और दूर क्षितिज में गायब हो गई। क्या चल रहा है? धर्मरक्षक कहाँ है? उनसे तुरंत संपर्क करें। ... उन्होंने अपने पीछे मौजूद अचंभित लाइट गार्ड को नजरअंदाज कर दिया। दूर क्षितिज का चक्कर लगाने के बाद झांग यून ने एक ऐसा कोण खोजा जहां से लाइट गार्ड उसे देख नहीं सकता था और वह घने जंगल में लौट आया। बाहर निकलने के बाद वे अनंत शून्य में लौट आए और टर्बुलेंट क्लैन की स्थानिक सुरंग के प्रवेश द्वार पर स्थित चट्टान पर जा गिरे। युवा मास्टर! छोटा अत्याचारी तुरंत उठ खड़ा हुआ। तुम यहीं रहो और नजर रखो। अगर तुम्हें कोई आता हुआ दिखे तो तुरंत स्पेस टनल में घुस जाओ। झांग यून ने आदेश दिया और फिर अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश किया। हमें अब भी इसकी सुरक्षा क्यों करनी पड़ रही है? नन्हा तानाशाह मुंह फुलाकर कुछ बुदबुदाया। वह वापस पशु प्रजनन फार्म में जाकर खेती करना चाहता था। झांग यून ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से तेजी से अशांत अंतरिक्ष में लौट आया। उस स्थान के प्रवेश द्वार पर नवजात आत्मा अवस्था के 2 साधक, एक मोटा और एक पतला, उस समय चौंक गए जब अचानक कोई अंदर घुस आया। गो किंग और गो गो के लौटने पर वे अभी अभी जागे थे और उन्हें कर्तव्य में लापरवाही के लिए फटकार लगाई गई थी। अब किसी को अंदर आते देख उन्होंने तुरंत अपनी संचार की जेड गोलियां उठा लीं। हम में से एक, लेकिन झांग यून की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, सफ़ेद बिजली की एक तेज चमक आसमान में कौंधी और गायब हो गई। नेसेंट सोल के 2 साधक, एक मोटा और एक पतला, कुछ हद तक हैरान थे। जनजाति का ये सदस्य कौन है? क्या हमें उन्हें पहले से सूचित कर देना चाहिए? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले जेड टोकन उठाए और एक दूसरे से संपर्क किया। गुरुजी, अभी अभी कोई अंदर घुस आया है। घुसपैठ! गो हाओगुआन का चेहरा संचार की जेड टैबलेट पर दिखाई दिया। उनकी बातें सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह कैसा दिखता है? माथा! दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने इसे ठीक से नहीं देखा था, और केवल अनिश्चित रूप से उत्तर दे सके, गुरुजी, यह एक सफ़ेद बिजली की चमक थी। सफ़ेद बिजली! गो हाओगुआंग ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह गुरुजी, हमें ठीक से दिखाई नहीं दिया। रुकिए, उसने कहा कि वह हमारे ही लोगों में से एक है। उन दोनों को कुछ सूझा और उन्होंने झट से कुछ कह दिया। हमारा ही कोई? गो हाओगुआंग चौंक गया, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसके होंठ फड़कने लगे। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हारा काम यहाँ पूरा हो गया है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मोटे और पतले किसान एक दूसरे को देखने लगे, दोनों पूरी तरह से अचंभित थे। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 502 अमर संप्रदाय की पहली शाखा की स्थापना हुई। जागृति के शहर के बाहर अशांत अंतरिक्ष। मोटे और पतले किसानों से संदेश मिलने के बाद गो हाओगुआंग पहले ही शहर के बाहर इंतजार करने के लिए आ चुका था। जल्द ही उन्होंने आकाश में एक आकृति देखी जो सफ़ेद बिजली की तरह चमक रही थी, और तुरंत आगे बढ़कर आदरपूर्वक झुकते हुए बोले, प्रणाम संप्रदाय के गुरुजी। जिस तरह से आगे, झांग यूनफेई दूसरे व्यक्ति के बगल में रुक गई और शांत स्वर में बोली, संप्रदाय के गुरुजी, कृपया मेरे पीछे आइए। गो हाओगुआंग ने सिर हिलाया और आगे आगे चलने लगा।
जैसे ही झांग युन उसके पीछे पीछे आया, उसने 7 अमर लोगों की पुस्तक निकाली और काले पृष्ठ को खोला। मैंने किताब के उन पन्नों पर नजर डाली जो हल्के से कांप रहे थे। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। मैं सोच रहा था कि इस अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी को कहाँ ढूंढूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इलाके की खोजबीन करते समय मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। उसने 7 इमॉर्टल्स बुक को एक तरफ रख दिया और दूसरे पक्ष से बात करने की जल्दी नहीं की। झांग युन गुओ हाओगुआंग के पीछे पीछे अवेकनिंग सिटी के एक विशाल सम्मेलन कक्ष तक गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सैकड़ों निगाहें उन पर टिक गईं। गुओई, गुओ चांग और नवजात आत्मा के साधकों का एक समूह, साथ ही गुओ लियान, गुओ से, गुओ तू और अन्य सभी उपस्थित थे। इनके अलावा अराजक प्रवाह कबीले के शून्य शोधन साधकों का एक समूह भी मौजूद था। हम संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रवेश करते देख ये लोग तुरंत खड़े हो गए और झुककर प्रणाम किया। कैओटिक फ्लो क्लैन के नवजात आत्मा साधकों के समूह ने भी स्पष्ट रूप से पहले से निर्देश प्राप्त होने के कारण उनका अनुसरण किया और झुककर प्रणाम किया। झांग युन ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और पलक झपकते ही वह सम्मेलन कक्ष के शीर्ष पर स्थित मुख्य सीट पर कूद गया और धड़ाम से बैठ गया। कृपया बैठ जाओ, उसने यह बात लापरवाही से कही। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। झांग युन ने अपनी बाईं ओर की पहली सीट पर नजर डाली, वहां किंग फैंग बैठा था। उसकी दाईं ओर की पहली सीट पर गुओ हाओगुआंग बैठा था। इसके बाद गुओ ई, गुओ चांग और 6 वंशों के अन्य नेता आए और फिर संयुक्त चरण में लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग आए। ये पद स्पष्ट रूप से विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। मुझे लगता है कि आप सभी मुझे जानते ही होंगे, इसलिए मैं औपचारिकताओं में और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे आप सभी से कुछ बातें करनी हैं। पहली बात तो यह है कि झांग युन ने घोषणा की, मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम अमर संप्रदाय की मध्य क्षेत्र शाखा आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गई है। अच्छा, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किंग फैंग ने तुरंत चिल्लाकर ताली बजाई। तारानकन, स्मैक स्मैक स्मैक, तारानकन। भीड़ को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों ने एक बार फिर किंग फैंग की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि नवजात आत्मा अवस्था में कोई व्यक्ति प्रबंधक कैसे बन गया। ऐसा लगता है कि वह दूसरों की चापलूसी करके वहां तक पहुंचा। ऐसा लगता है कि झांग युन को ये शैली पसंद है। वे मन ही मन इस बात पर विचार करने लगे। दूसरी बात, झांग युन ने वहां मौजूद 100 से अधिक लोगों पर नजर डाली और कहा, चूंकि यहाँ काफी नए चेहरे हैं, इसलिए मैं फिर से पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा है जो मेरे नंबर 1 अमर संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता? ये सुनकर, जो हॉल अभी अभी जोरदार तालियों से गूंज रहा था, एकदम सन्नाटा छा गया। कैओटिक फ्लो क्लैन के कई नेसेंट सोल स्टेज के साधक चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि झांग युन के शब्द विशेष रूप से उन्हीं को संबोधित थे। हालांकि यह झांग युन से उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने अवेकनिंग सिटी में विभिन्न गुटों के नेताओं के दमन के बारे में पहले ही सुन लिया था। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता को भी आसानी से निपटा दिया गया था, तो वे ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? ऐसा लगता है कि सभी को शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है। अमर साधना के शीर्ष संप्रदाय के नेता के रूप में मैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब चलिए तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं, जो शाखा में पदों की नियुक्ति से संबंधित है। ये सुनकर गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस शाखा में 8 एल्डर और 16 डीकन होंगे। जब झांग युन बोल ही रहा था, तभी उसने अचानक पुकारा, गुओ हाओगुआंग, आपका अधीनस्थ यहाँ है। ये सुनकर गुओ हाओगुआंग तुरंत खड़ा हो गया। झांग युन ने शांत भाव से पूछा, हमारा संप्रदाय अब आपको शाखा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में नियुक्त कर रहा है। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। गुओ हाओगुआंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। बहुत खूब, आज से तुम मेरे अमरदाओ प्रथम संप्रदाय के शाखा प्रमुख बनोगे और तुम्हारा दर्जा मुख्यालय के प्रमुख के बराबर होगा। धन्यवाद, संप्रदाय प्रमुख। गुओ हाओगुआंग झुके। ये देखकर गुओ ई और 6 कुलों के अन्य सभी नेता आशा भरी निगाहों से झांग युन की ओर देखने लगे। अपनी बौद्ध धर्म ग्रंथ निकालो। झांग युन ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय गुओ हाओगुआंग से बात की। बाद वाला व्यक्ति अचंभित रह गया और उसने तुरंत अपनी कानून की काली किताब निकाल ली। झांग युन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ हिलाया, 7 अमर लोगों की किताब निकाली और उसे धीरे से रख दिया। उतार चढ़ाव के साथ, बहुत शोरगुल। गुओ हाओगुआंग की काली लिखावट अचानक चमक उठी। अचानक उसके भीतर ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिससे गुओ हाओगुआंग की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। उसने वर्तमान स्थिति को अनदेखा करते हुए तुरंत पालती मारकर बैठ गया और ऊर्जा को परिष्कृत करने लगा। ओह, हालांकि वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन अपने शरीर के भीतर शक्ति के बेतहाशा बढ़ने की अनुभूति ने गुओ हाओगुआंग को एक सुखद आह भरने पर मजबूर कर दिया। उसकी आभा में तुरंत उछाल आया और वह तेजी से चरम पर पहुंच गई।
इससे गुओ हाओगुआन को अपनी आंखें खोलने से खुद को रोकना मुश्किल हो गया। ऊर्जा खत्म होने की चिंता मत करो, पूरी ताकत लगा दो, झांग युन ने कहा। हमारा संप्रदाय आपकी मदद करेगा। गुओ हाओगुआन का चेहरा सख्त हो गया और उसने बिना किसी झिझक के तुरंत अपना आक्रमण शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। क्या गुओ हाओगुआन को जल्द ही सफलता मिलने वाली है? धमाका! इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, गुओ हाओगुआन से एक अद्भुत आभा निकली। जैसे ही झांग युन ने अपना हाथ हिलाया, उसके सामने तैर रहे स्क्रॉल से बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा निकली और गुओ हाओगुआन के शरीर में प्रवाहित हो गई। बस एक पल में, क्लिक, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा हो। धमाका! गुओ हाओगुआन की आभा अचानक फूट पड़ी और उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव ने वहां मौजूद नवजात आत्मा स्तर के साधकों को भी थोड़ा सुस्त महसूस कराया। वे भयभीत दिख रहे थे। हमने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। गुओ हाओगुआन ने वास्तव में फ्यूजन स्टेज के शिखर पर अपनी जगह बना ली है। मेरे पति! दर्शकों में मौजूद एक अधेड़ उम्र की महिला स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। गुओ हाओगुआन ने अपनी आंखें खोली, उनकी निगाहें तीव्र प्रकाश से चमक रही थीं और उनके द्वारा उत्सर्जित आभा पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक शक्तिशाली थी। धन्यवाद, संप्रदाय प्रमुख। अपने हृदय में शक्ति का अनुभव करते हुए गुओ हाओगुआन उत्साहित हो गया और कृतज्ञता से झांग युन की ओर देखा। बुजुर्ग बनने का यही इनाम है। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी निगाहें गोई और उपस्थित टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के अन्य साधकों पर पड़ीं और उन्होंने कहा, टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के भविष्य में जो भी सदस्य वरिष्ठ बनेंगे, उन्हें ऐसा ही ऊर्जा आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सुनकर उपस्थित टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के सभी साधकों ने उत्साह प्रदर्शित किया। किसी चीज को अपनी आंखों से देखने से ज्यादा विश्वसनीय कुछ नहीं होता, विशेष रूप से गुओ ई, गुओ चांग और अन्य। क्या गुओ हाओगुआन की फ्यूजन स्टेज के शिखर तक पहुंचने की क्षमता का मतलब यह है कि वे भी ऐसा कर सकते हैं? एक पल के लिए सभी ने आशा भरी निगाहों से झांग युन को देखा। लेकिन अब एल्डर हाओगुआन शाखा के दैनिक कार्यों का प्रभार संभालेंगे। अन्य 7 एल्डर पदों के लिए अभी नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। लंबित। गुओ ई और बाकी सभी लोग अचंभित रह गए। आपका क्या मतलब है? आपने केवल गुओ हाओगुआन को वरिष्ठ का पद दिया, उन्हें नहीं। उपस्थित सभी सदस्य एल्डर पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र हैं। झांग युन ने शांत भाव से कहा, यह अगले वर्ष सभी के योगदान अंकों पर निर्भर करेगा। मैं अब योगदान अंक प्राप्त करने की एक प्रणाली तैयार कर रहा हूं। 1 वर्ष के बाद सबसे अधिक योगदान अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 8 सदस्य सीधे वरिष्ठ बन जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद झांग युन ने गुओ हाओगुआन की ओर देखा और कहा, 1 साल बाद एल्डर हाओगुआन को भी योगदान अंकों में शीर्ष 8 में होना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनसे एल्डर का पद छीन लिया जाएगा। गुओ हाओगुआन का चेहरा सख्त हो गया और उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, समझ गया। अन्य 16 उपयाजक हैं, गुओ ई, गुओ चांग, लियांग चेंग, बाइजियो, म्यूफोंग। झांग युन ने एक के बाद एक 16 नाम पढ़े और कहा, आप अस्थायी रूप से शाखा के उपासक के रूप में सेवा करेंगे। ये सुनकर गुओ ई और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। हम आज्ञा का पालन करते हैं। हालांकि वे कुछ हद तक अनिच्छुक थे, लेकिन कम से कम उनके पास एक पद तो था और 1 साल बाद वे योगदान अंकों के माध्यम से वरिष्ठ पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। गुओ ई और 6 कुलों के अन्य नेता इस संबंध में काफी आश्वस्त थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि झांग युन योगदान अंकों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, लेकिन उनके विभिन्न गुटों की आबादी काफी अधिक है, इसलिए शीर्ष 8 स्थानों में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना भी असंभव नहीं है। झांग युन ने कमरे में मौजूद मूफोंग की ओर देखा और कहा, मूफोंग, बैठक के बाद जाकर डीकन बाई शियाओ को सूचित कर दो, जो यहाँ मौजूद नहीं है। समझा। मूफोंग ने सिर हिलाया। झांग युन ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। उसने जो 16 नाम पढ़े वे सभी एकीकरण अवस्था में थे। गुओ हाओगुआन के अलावा कैओटिक फ्लो क्लैन में एकीकरण अवस्था के 11 अन्य साधक थे और फिर लियांग चेंग, बाई शियाओ और मूफोंग को मिलाकर कुल 14 हो जाते। अन्य 2 वे 5 सहायक हैं जिन्हें गुओ से ने पहले अशांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए काम पर रखा था। एक तो गंजा युवक था और दूसरा सफेद ताओवादी वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। गंजे युवक का नाम ली युन था और वह एक बागी साधक था जो लघु पूर्णता अवस्था तक पहुंच चुका था। सफेद ताओवादी वस्त्र धारण किए उस बूढ़े व्यक्ति का उपनाम भी ली था और उनका नाम ली कियान था। मध्य क्षेत्र में वे पुराने ताओवादी ली के नाम से जाने जाते थे। उनकी साधना महान पूर्णता के एकीकरण चरण तक पहुंच चुकी थी और उनकी शक्ति असाधारण थी। अगला चरण अंतिम चरण है। झांग युन ने फिर कहा, मैं अशांत अंतरिक्ष के बाहर स्थित स्थानिक सुरंग को ध्वस्त करना चाहता हूं। STOPPA अध्याय 503 परम जल। इन शब्दों ने तुरंत ही कमरे में आश्चर्य की हलचल पैदा कर दी। गुओ हाओगुआन, गुओ ई, गुओ चांग और अराजक कबीले के अन्य सभी सदस्य उसे आश्चर्य से देख रहे थे। पंथ के गुरुजी, क्या आप दानव सीलिंग संप्रदाय को लेकर चिंतित हैं?
गो चांग को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। झांग युन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि अशांत अंतरिक्ष का स्थान उजागर हो गया है, इसलिए हमारा संप्रदाय अंतरिक्ष सुरंग को नष्ट करने और मूल निकास को सील करने की योजना बना रहा है। गो ई ने पूछे बिना नहीं रह सकी, लेकिन संप्रदाय के गुरुजी, भविष्य में हम यात्रा कैसे करेंगे? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए एक और जगह खोल दूंगा। झांग युन ने शांत भाव से बात की। एक और शाखा खोलें। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोग अचंभित रह गए। ये देखकर वहां मौजूद गुओ लियान ने अवसर पाकर कहा, संप्रदाय के गुरु स्थानिक ऊर्जा के साधक हैं और अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता रखते हैं। अंतरिक्ष यात्रा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से झांग युन की ओर देखने लगे। क्या आप में से किसी को अब भी कोई संदेह है? झांग युन ने उदासीनता से उनकी ओर देखा। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोग चुप रहे। अगर इसे दोबारा खोला जा सकता है तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भले ही झांग युन ने इसका जिक्र न किया हो, फिर भी वे गुओ चांग के एक राक्षसी साधक होने और दानव सीलिंग संप्रदाय में शामिल होने को लेकर कुछ हद तक चिंतित थे। इस समय झांग युन के कार्यों ने उन्हें एक बड़ी चिंता से भी मुक्ति दिला दी। क्या किसी के पास कोई और प्रश्न है? यदि नहीं तो महानगरीय। झांग युन बोल ही रहे थे कि अचानक गुओ हाओगुआंग ने पूछा, भविष्य में संप्रदाय के संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाना चाहिए? ये सुनकर गुओ ई और 6 कुलों के अन्य नेता तनावग्रस्त हो गए। इस अशांत क्षेत्र में मौजूद संसाधन मुख्य रूप से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक धाराएं हैं, साथ ही साथ कई आत्मा पत्थर की धाराएं भी हैं जो आध्यात्मिक धाराओं के आसपास मौजूद हैं। कैओटिक फ्लो क्लैन की 7 शाखाएं इस स्थान पर एकांत में साधना कर सकती हैं। इसका कारण ये कुछ खनिज शिराएं हैं। यह उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिराओं की एक प्रमुख विशेषता भी है। अधिकांश उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिराएं लंबे समय तक निर्माण के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करती हैं, जो भूमि और पहाड़ों में प्रवाहित होकर कुछ क्षेत्रों को आध्यात्मिक पत्थर की शिराओं में परिवर्तित कर देती है। अमर लोगों के सर्वोपरि संप्रदाय का द्वीप अभी तक आध्यात्मिक पत्थरों की खान के रूप में विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक नसें हाल ही में बनी हैं। ये सुनकर झांग युन को एहसास हुआ कि वह इस बात को भूल गया था और तुरंत कुछ देर सोचने लगा, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। एल्डर हाओगुआंग, कृपया पिछले 100 वर्षों में सभी स्पिरिट स्टोन की खानों से उत्पादित सभी स्पिरिट स्टोन की एक सूची तैयार करके मुझे दे दीजिए। मैं इसे देखूंगा और फिर फैसला करूंगा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ हाओगुआंग ने सिर हिलाया। अचानक झांग युन को कुछ सूझा और उसने गुओ हाओगुआंग और अन्य 6 नेताओं को तिरछी नजरों से देखा। उन्होंने कहा, एल्डर हाओगुआंग, डीकन गुओ ई, डीकन गुओ चांग, आप सातों कृपया थोड़ी देर रुकें, बाकी सब जा सकते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग वहां से चले गए। गुओ हाओगुआंग समेत बाकी सातों ने एक दूसरे को देखा, सभी कुछ हद तक हैरान थे। एल्डर हाओगुआंग, संसाधनों के आपके उल्लेख ने मुझे याद दिला दिया। झांग युन अचानक मुस्कुराया और गुओ हाओगुआंग की ओर देखा, फिर एक ही समय में सातों लोगों को देखते हुए कहा, आपकी सातों वंशों के पास अपना अपना खजाना होना चाहिए, है ना? ये सुनकर गुओ हाओगुआंग और बाकी 6 लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। मुझे संप्रदाय के नेता को ये दिखाने ले चलो। झांग युन मुस्कुराए और बोली। ये सुनकर गुओ हाओगुआंग और बाकी 6 लोगों का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। गुओ ई और बाकी 6 लोग गुओ हाओगुआंग को गुस्से से घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम किस तरह के संसाधनों की बात कर रहे हो? गुओ हाओगुआंग के होंठ फड़क उठे। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे? वो तो अभी अभी बुजुर्ग बने थे और दिखावा करना चाहते थे। बड़े हाओगुआंग, चलिए आपके ब्लैक क्लैन से शुरुआत करते हैं। आप आगे बढ़िए। झांग युन मुस्कुराए और बोली। पंत प्रमुख, ये। गुओ हाओगुआंग ने अपना मुंह खोला। कैसे? झांग युन ने उसकी ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं और कहा, एल्डर हाओगुआंग, क्या कोई असुविधा है? नहीं नहीं। गुओ हाओगुआंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वे चेहरे के साथ सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गया। झांग युन उनके पीछे पीछे आ गया और गुओ ई और बाकी 6 लोगों की तरफ देखते हुए बोला, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? हमारे पीछे आओ, बाद में हमें तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी आगे चलने के लिए। गुओ ई और बाकी 6 लोगों ने कड़वी मुस्कान के साथ उनका अनुसरण किया और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में समूह ब्लैक स्ट्रीम शहर पहुंच गया। गुओ हाओगुआंग ने अपने खजाने को जिस स्थान पर छिपाया था, वह आंगन का भूमिगत हिस्सा था, जहां वह और उसकी प्रेमिका कभी खुलेआम बेधड़क घूमते थे। प्रवेश द्वार आंगन के अंदर एक बगल के कमरे में है। क्योंकि इसमें गोपनीयता का मामला शामिल था, इसलिए झांग युन ने गुओ ई और अन्य 6 लोगों को हवेली के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वह गुओ हाओगुआंग के पीछे पीछे बगल वाले कमरे के प्रवेश द्वार से होते हुए भूमिगत आंगन में गया, जहां एक विशाल भूमिगत चौक स्थित था। चौक के अंदर करीने से व्यवस्थित अलमारियों की कतारें थीं, जिन पर तरह तरह की कीमती वस्तुएं प्रदर्शित थीं। उस पर एक नज़र डालने के बाद झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अगर मैं कुछ चीज़ें ले लूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना?
संप्रदाय के गुरुजी, कृपया निश्चिंत रहिए। गुओ हाओगुआन को अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। झांग युन ने हाथ हिलाकर दूर से ही कई वस्तुओं को पकड़ लिया। मैं, संप्रदाय का नेता, तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। बदले में इस रेगिस्तानी दानव रानी का हृदय स्वीकार करो। जैसे ही झांग युन ने सामान लिया, उसने उसमें से एक दिल निकाला और दूसरे व्यक्ति को दे दिया। रेगिस्तान की रानी का दिल। गुओ हाओगुआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने झांग युन की ओर देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, संप्रदाय के गुरु, ये, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो यह संप्रदाय प्रमुख इसे वापस ले जाएगा। नहीं, संप्रदाय के गुरुजी, मुझे ये चाहिए। गुओ हाओगुआंग ने तुरंत अपने दिल को एक तरफ रख दिया। कुछ क्षण पहले मुझे जो हल्का दर्द महसूस हो रहा था, वह तुरंत गायब हो गया। झांग युन द्वारा ली गई वस्तुएं भी मूल्यवान थीं, लेकिन वे रेगिस्तानी दानव रानी के हृदय से कमतर थीं। आखिरकार, हृदय एक आवश्यक वस्तु थी जो शून्य शोधन के चरम स्तर के साधक को एकीकरण के स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। इस हृदय के साथ इस बात की अत्यधिक संभावना है कि उनकी काली नस से एक और नवजात आत्मा साधक उभर कर आएगा। झांग युन ने उसकी ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। रेगिस्तानी चुड़ैल के बचे हुए दिल तो वैसे भी वहीं पड़े हैं, इसलिए उनका उपयोग करके टर्बुलेंट फ्लो क्लैन में कुछ और नेसेंट सोल कल्टीवेटर को शामिल करना एक अच्छा विचार होगा। आखिरकार, अगर कैओटिक फ्लो क्लैन में नवजात आत्मा के अधिक साधक हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 अमर संप्रदाय में नवजात आत्मा के अधिक साधक हैं। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से गुओ हाओगुआन को एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में चुना ताकि उनकी क्षमताओं को निखारने में उनकी मदद की जा सके। सबसे पहले वे इस तथ्य से आकर्षित हुए कि दूसरा पक्ष सबसे शक्तिशाली ब्लैक वेन मास्टर और कैओटिक स्ट्रीम क्लैन का वर्तमान नेता था। दूसरे, चूंकि दूसरा पक्ष पहले से ही फ्यूजन स्टेज के शिखर के बहुत करीब था, इसलिए वह उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता था, एक उदाहरण पेश कर सकता था और दूसरों को प्रेरित कर सकता था। दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने में मदद करना महंगा नहीं था, इसमें अमर आत्मा पुस्तक की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च हुआ। टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के सदस्य, जब तक वे साधना करते रहेंगे, उनकी जादुई पुस्तकों को पोषित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे, और इस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा क्लाउड बुक द्वारा नियंत्रित अमर आत्मा पुस्तक में प्रवाहित होगा। समय के साथ, गुओ हाओगुआंग जैसे लोग, जो एकीकरण के चरण में हैं, ने अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित कर ली है। विरोधी को भेदने देना उन्हें उनके द्वारा अर्जित की गई चीज का एक हिस्सा वापस देने के समान है। संक्षेप में, इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को उसे लौटा देना। यही वह सिद्धांत है जिसके आधार पर 7 इमॉर्टल्स बुक टर्बुलेंट फ्लो क्लैन की शक्ति को बढ़ा सकती है। हालांकि, गुओ लेई जैसे लोग, अपनी कम उम्र के कारण, धर्मगुरु की ऊर्जा को विकसित करने की सीमित क्षमता रखते हैं। उन्हें नवजात आत्मा की महान पूर्णता के चरण तक पहुंचने में मदद करने के पिछले प्रयासों में उनके सभी संसाधन समाप्त हो चुके थे। कुछ सामान लेने के बाद वह ब्लैक वेन ट्रेजरी से चला गया। हालांकि उसके सामने मौजूद खजाने में मूल्यवान वस्तुएं थीं, लेकिन उनमें से कुछ ही वास्तव में उसे आकर्षित करती थीं। महल छोड़ने के बाद झांग युन ने गुओई और 6 कुलों के अन्य नेताओं का अनुसरण करते हुए अन्य 6 कुलों के खजाने के तहखानों का दौरा किया। कई खजाने के भंडारों का दौरा करने के बाद वह कुछ हद तक निराश हुआ। कम से कम ब्लैक वेन ट्रेजरी में कुछ ऐसी चीजें थीं जिनकी वह सराहना कर सकता था, लेकिन अन्य नसों में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया हो। गुओई और बाकी लोगों को इस बात से डरा हुआ देखकर कि वह कुछ और चीजें ले जाएगा, उसने अपनी आंखें घुमाईं। बेचारे लोग, उन्होंने मूलतः टर्बुलेंट क्लैन की पहचान पूरी कर ली है। हालांकि, जब वह ब्लू वेन ट्रेजरी पहुंचा, तो किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये बैंगनी रंग के पानी का एक गुच्छा था। बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल स्तर, स्वर्गीय विवरण। ये बैंगनी आकाश के नीचे उत्पन्न हुआ परम जल है। केवल स्वर्ग स्तर या उससे ऊपर के जल आत्मा वाले शरीर वाले ही इसे ग्रहण और शुद्ध कर सकते हैं। ... सर्वोत्तम जल। झांग युन कुछ हद तक परेशान लग रही थी। अमर गुरु जगत के उन्नयन के बाद मिशन हॉल ने 2 मिशन दिए, जिनमें से एक यूशुई, एर और जोहुकान की योग्यता में सुधार करने में मदद करना था। मछलियों और पानी को एक उत्तम जलकुंड की आवश्यकता होती है। तब से उसने परम जल की खोज में लोगों को भेजा है, लेकिन उन्हें उसका एक भी अंश नहीं मिला है। इस समय, जोंग, संप्रदाय का नेता, तालाब के बैंगनी पानी को घूरते हुए झांग युन की आंखों में चमक देखकर, नीली नस की उस्ताद, खूबसूरत और परिपक्व महिला गुओ शुलान एक पल के लिए हिचकिचाई, क्या आपको इस बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल की आवश्यकता है? झांग युन अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसकी ओर देखा। ये कहाँ से आया? पंथ के गुरुजी, ये बैंगनी स्वर्ग का पवित्र जल हमारे नीले कबीले के पहले गुरु द्वारा छोड़ा गया था। गुओ शुलान ने समझाया, फिर अचानक एक असहाय, कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये हमारे नीले कबीले के पहले मुखिया की विरासत है, लेकिन हम वंशज इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए ये यहीं रह गई है। तो फिर इसे मुझे दे दो, संप्रदाय के नेता को। बदले में,
जैसे ही झांग युन ने बोलना शुरू किया, उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली और दूसरे पक्ष को सौंप दी। इसके अंदर शून्य शोधन चरण में एक रेगिस्तानी दानव रानी का हृदय और 10 साधारण रेगिस्तानी दानवियों के हृदय हैं। रेगिस्तान की चुड़ैल का दिल। घोर शुलान की आंखें चौड़ी हो गईं। संप्रदाय के गुरुजी, ये, अगर आप इसे नहीं बदलते हैं तो मैं इसे वापस ले सकता हूँ। झांग युन ने कंधे उचका दिए। परिवर्तन। घोर शुलान ने झट से भंडारण अंगूठी पकड़ी और कहा, संप्रदाय के गुरुजी, मैं इसे बदल दूंगी। रेगिस्तान की अप्सरा का हृदय। इसमें नवजात आत्मा साधक को पोषित करने की काफ़ी अच्छी संभावना है। साथ ही इसमें एक रेगिस्तानी दानव रानी भी मौजूद है। यदि इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये 11 हृदय भविष्य में अपनी नीली नसों में कम से कम 2 या 3 और जोड़ सकते हैं, जिससे वे समलन चरण तक पहुंच सकें। इसके विपरीत बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल का ये विशाल भंडार, जो पूरी तरह से बेकार है, बिल्कुल निरर्थक है। तो मैं इसे ले लूंगा। संप्रदाय के प्रमुख, कृपया आगे बढ़ें। बिना किसी झिझक के झांग युन ने आध्यात्मिक सामग्रियों से बना एक क्रिस्टल कैबिनेट निकाला और उसमें बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल की गेंद रख दी। इसके बाद उन्होंने घोर शुलान को विदाई दी और उस अशांत स्थान से बाहर निकलने की ओर चल दिए। प्रणाम प्रबंध प्रमुख, नमस्कार। उसके आने पर निकास द्वार पर पहरा दे रहे मोटे और पतले साधकों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। आप मुझे जानते हैं? झांग युन ने अपनी भौहें उठाईं और उन दोनों की ओर देखा। पंथ के गुरु, विशाल कबीले के स्वामी नहीं, बल्कि वरिष्ठ ने अभी अभी संचार जेड टैबलेट का उपयोग करके पूरे कबीले को आपके आगमन की सूचना दी है। मोटे और पतले भिक्षुओं ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। झांग युन के सफ़ेद वस्त्र पर नजर डालते ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी जिस सफ़ेद बिजली को देखा था वह वही थे। एल्डर हाओगुआंग बहुत कुशल हैं। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और दोनों साधकों के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, बाद में बाहर कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन इसकी चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। दोनों भिक्षुओं ने, जिनमें से एक मोटा और दूसरा पतला था, सिर हिलाया। झांग युन मुस्कुराया और सामने वाले निकास द्वार से बाहर निकल गया, फिर स्थानिक सुरंग के रास्ते निकास द्वार पर स्थित विशाल चट्टान के पास लौट आया। हम्फ। जैसे ही मैं बाहर आया, मुझे खर्राटे की एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई दी। उस छोटे तानाशाह को पत्थर पर सोते हुए देखकर उसने अपनी आंखें घुमाईं और उसे लात मारी। इस भालू राजा को छूने की हिम्मत कौन करेगा? छोटा अत्याचारी चौंक कर जाग गया और उसने इतनी जोर से चीख मारी कि आसपास का शून्य हिल गया। मुझे कहना पड़ेगा, ये वाकई बेहद प्रभावशाली है। झांग युन ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, अगर मैं तुम्हें छू लूं तो क्या हुआ? ढूंढ रहे हैं? युवा स्वामी, आप बाहर आ गए हैं। जैसे ही छोटा अत्याचारी उसे डांटने ही वाला था, उसने देखा कि यह झांग युन है और वह तुरंत कांप उठा। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। काम करने के लिए मिलता है। झांग युन को इस पर बहस करने में आलस आ रहा था और उसने अपने सामने मौजूद स्थानिक सुरंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए इस स्थानिक सुरंग को नीचे गिरा दो। सुरंग को ध्वस्त कर दें। ये सुनकर नन्हे अत्याचारी की आंखें चमक उठी। युवा स्वामी, आपको वास्तव में मेरा शौक पता है। शौक? युवा स्वामी, मुझे सुरंगों को तोड़ना सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने बचपन में एक बार ऐसा किया था और मुझे तुरंत इससे प्यार हो गया। अफसोस की बात है कि मुझे तब से ऐसा करने का मौका नहीं मिला। चूंकि आप इसे वैसे भी अलग करने जा रहे हैं, तो जल्दी करो और इसे अलग कर दो। झांग युन ने हंसते हुए निर्देश दिया, लेकिन सुरंग को नष्ट मत करना, मुझे अभी भी इसकी ज़रूरत है। युवा स्वामी, आप निश्चिंत होकर इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। मैं स्थानिक सुरंगों को नष्ट करने में माहिर हूँ। नन्हा अत्याचारी खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए उस स्थानिक कलाकृति के अंदर जाता हूँ। जब आप उसे खोलकर अलग कर लें तो मुझे फ़ोन कर देना। झांग युन ने उस पर एक नज़र डाली। इसके बाद उसने अमर खजाना मंडप का पेंडेंट दूसरे व्यक्ति को पहना दिया और अमर खजाना मंडप में प्रवेश कर गया। नन्हा अत्याचारी, जिसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था, खड़ा हो गया। उसका भालू जैसा शरीर 120 मीटर से भी अधिक लंबा था और उसने अपने पंजों के माध्यम से स्थानिक ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। भालू की भुजाओं को फैलाओ, तोड़ो। उसने अपने सामने मौजूद स्थानिक सुरंग को पकड़ा और उसे बलपूर्वक तोड़ दिया। सुरंग को टूटते देख लिटिल टायरेंट के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। हे भगवान, ये तो बहुत ही नाजुक है। झांग युन के अभी अभी दिए निर्देशों को याद करते हुए उस नन्हे तानाशाह के होंठ फड़फड़ाए। उसने अंतरिक्ष सुरंग के उस छोटे से हिस्से को, जिसे उसने तोड़ दिया था, वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धिक्कार है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। दांत पीसते हुए लिटिल टायरेंट आगे बढ़ा और स्पेस टनल को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। अशांत क्षेत्र में प्रवेश द्वार। बूम बूम बूम, धप धप धप। मोटे और पतले दोनों प्रकार के साधक, जो अभी भी झांग युन के शब्दों का आनंद ले रहे थे, अचानक अपने कानों से आ रही एक चौंकाने वाली तेज आवाज से चौंक गए। हालांकि उसे तुरंत झांग युन की कही बात याद आ गई और वह शांत हो गया। धमाका।
धमाका, लेकिन बाहर लगातार हो रही गड़गड़ाहट से वे दोनों कांपने लगे। दुबले पतले किसान ने कांपते हुए कहा, मोटे, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। मोटे भिक्षु ने कहा, क्यों न हम थोड़ी देर के लिए चुपके से निकल जाएं? मुझे लगता है ये संभव है। दुबले पतले भिक्षु ने सिर हिलाया। दोनों रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। बूम! उस स्थान का प्रवेश द्वार बुरी तरह हिल गया और पूरी दीवार चकनाचूर हो गई। हे भगवान, भागो! ... स्टॉप। अध्याय 504। जल्दी करो और हथियार बनाने वाले को ढूंढो, वरना युवा स्वामी क्रोधित हो जाएंगे। मोटे और पतले भिक्षु भयभीत हो गए और अपनी पूरी ताकत से जितनी तेजी से हो सके भाग गए। हालांकि टूटी हुई स्थानिक दीवार के कारण उत्पन्न होने वाले तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव से बचना अभी भी मुश्किल था। सब खत्म हो गया। जैसे ही विशाल स्थानिक उतार चढ़ाव ने उन्हें घेर लिया, मोटे और पतले दोनों तरह के साधकों ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। साधारण नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के लिए इस तरह के तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव को सहन करना उनकी क्षमता से परे था। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद मोटे और पतले भिक्षुओं ने पाया कि जिस दर्द की उन्होंने कल्पना की थी वह नहीं आया और उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी आंखें खोल लीं। उनके सिर के ऊपर एक विशाल भालू का पंजा प्रकट हुआ, जिसने एक बड़े स्थानिक उतार चढ़ाव को रोक दिया। माफ़ कीजिए, मैंने अपनी ताकत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रखा और आपकी स्थानिक बाधा को तोड़ दिया। उसी समय अंदर से एक क्षमाप्रार्थी आवाज आई। मोटे और पतले भिक्षुओं ने ऊपर की ओर देखा। टूटी हुई स्थानिक बाधा के पार अनंत शून्य में शरीर पर चांदी की धारियों का एक घेरा लिए एक विशालकाय भालू नजर आया। आधे सेकंड के विराम के बाद, हे भगवान, हमला! एक विशालकाय जानवर अंतरिक्ष पर हमला कर रहा है। मोटे और पतले दोनों प्रकार के साधकों ने तुरंत अपनी सारी शक्ति अशांत वातावरण में लगा दी, दहाड़ते हुए और उन्मत्त होकर दूर भागने लगे। लेकिन 2 कदम भागने से पहले ही उसे विशाल भालू के पंजे ने पकड़ लिया। मदद करना! मोटे और पतले भिक्षुओं ने चिल्लाया। रुकना! उसी क्षण एक कठोर चीख सुनाई दी। 2 लोग तेजी से दौड़ते हुए आए। ये गुओ किंग और गुओ गू थे, जो शोधन चरण के 2 साधक थे, जिन्होंने पहले अंतरिक्ष सुरंग के निकास द्वार की रखवाली की थी। छोटे अत्याचारी ने मोटे और पतले साधकों पर अपनी पकड़ थोड़ी देर के लिए रोकी और फिर नाराजगी से बोला, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम पर हमला करने नहीं आया था। सुरंग को तोड़ते समय मुझसे गलती से स्थानिक अवरोध क्षतिग्रस्त हो गया। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। सुरंग को ध्वस्त कर दें। ये सुनकर अभी अभी पहुंचे गुओ किंग और गुओ गू तुरंत समझ गए कि छोटा अत्याचारी कैसा दिखता है। तुम संप्रदाय के नेता के आत्मा पशु हो। अच्छा, छोटे अत्याचारी ने सिर हिलाकर कहा, युवा स्वामी ने मुझे इस स्थानिक सुरंग को नष्ट करने का आदेश दिया है। ये सुनकर गुओ किंग और गुओ गू ने राहत की सांस ली, लेकिन स्थानिक दीवार में पड़ी बड़ी दरार को देखकर उनके होंठ फड़कने लगे। क्या ये किसी स्थानिक सुरंग को तोड़ना है या उनके स्थान को तोड़ना है? काफ़ी समय से मैंने कुछ भी खोला नहीं है, इसलिए मेरी तकनीक थोड़ी कमज़ोर हो गई है और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बल लगा दिया। छोटे अत्याचारी ने हल्की खांसी करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए इस स्थानिक अवरोध की मरम्मत कर दूंगा। लेकिन क्या यहाँ कोई हथियार बनाने वाला है? एक हथियार बनाने वाला? जब हम सुरंग को तोड़ रहे थे तो हमने पाया कि यह पुरानी और जर्जर थी और यह ज़रा सा भी स्पर्श सहन नहीं कर सकती थी। इसे हटाने के लिए मेरे पास इसे जबरदस्ती हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटे अत्याचारी ने एक पल रुककर कहा, युवा स्वामी, जो आपकी नज़र में संप्रदाय के प्रमुख भी हैं, चाहते हैं कि सुरंग सुरक्षित रहे। इसलिए आपको सुरंग की मरम्मत के लिए कुछ हथियार बनाने वालों को ढूंढना होगा। जैसे जैसे ये बोलता गया, इसने अपने पीछे मौजूद अंतरिक्ष सुरंग के अवशेषों को प्रकट किया, जिसे इसने स्थानिक ऊर्जा से घेर लिया था। जब गुओ किंग और गुओ गू ने अंतरिक्ष सुरंग के अवशेष देखे तो उनकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। क्या ये निश्चित रूप से उनकी अंतरिक्ष सुरंग है? जल्दी से किसी हथियार बनाने वाले को बुलाकर इसकी मरम्मत करवाओ। अगर बाद में युवा मालिक बाहर आकर अंतरिक्ष सुरंग को इस हालत में देखेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होगा। नन्हे तानाशाह ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे लिए मामला अलग है। छोटे मालिक हर तरह से अच्छे इंसान हैं, बस एक ही बात है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वे अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन गुओ किंग और गुओ गू दोनों के चेहरे के भाव तनावपूर्ण हो गए। वे झांग युन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट था कि वह अब उनके कैओटिक स्ट्रीम कबीले का नेता था और अगर वह नाखुश हो गया तो। कृपया एक पल रुकिए लॉर्ड बेयर, हम तुरंत वापस आते हैं। जल्दी करो। छोटे अत्याचारी ने अपना हाथ हिलाया। मोटा गुओ, पतला गुओ, पश्चिम जाओ और लाल नस और नीली नस के हथियार बनाने वाले उस्तादों को बुलाओ। गुओ किंग और गुओ गू ने मोटे और पतले साधकों को निर्देश दिए और फिर पूर्व दिशा की ओर तेजी से प्रस्थान किया। ये देखकर मोटे और पतले दोनों किसान जल्दी से पश्चिम की ओर चल पड़े। उनकी विदाई की आकृतियों को देखकर छोटे अत्याचारी भालू के होंठों पर मुस्कान आ गई।
उन्होंने अंतरिक्ष सुरंग के अवशेषों को अपने सामने घास के मैदान पर स्थानांतरित कर दिया और फिर अंतरिक्ष की दीवारों की मरम्मत के लिए तेजी से स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया। हमें ये बात युवा स्वामी को देखने नहीं देनी चाहिए। अमर खजाने के मंडप के अंदर बाहर की स्थिति से अनभिज्ञ झांग यून यूशुई को अकेले ही एक साधना कक्ष में ले गया और उसे बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल सौंप दिया। गुरुजी, यह क्या है? यूशुई हैरान था। झांग यून मुस्कुराया और समझाया, यह एक प्रकार का परम जल है जो आपकी आध्यात्मिक जड़ों और शारीरिक संरचना को और भी उन्नत बनाने में मदद कर सकता है। यह यूशुई की अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसने परम जल के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह जानती थी कि यह कितना अनमोल है। ये सब, ये और वो कहना बंद करो। बस जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे आत्मसात करो और उसमें सुधार करो। गुरु, आपका धन्यवाद। यूशुई एव ने अपने होंठ सिकोड़े, उसे सिर हिलाकर सहमति दी और बैंगनी आध्यात्मिक जल को अवशोषित करने के लिए बैठ गई। कुछ ही क्षण में यूशुई के शरीर के भीतर मौजूद जल ऊर्जा से बैंगनी जल का एक घेरा जुड़ गया, जिससे तुरंत ही जलमय प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। इसने शीघ्र ही एक जलमय घेरा बना दिया जो प्रकाश के एक कोकून जैसा प्रतीत होता था और यूशुई को अपने भीतर समाहित कर लिया। शिष्य यूशुई ने बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल को अवशोषित और परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। वर्तमान प्रगति 1%। झांग यून की आंखों में भी जानकारी कौंध गई। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद प्रगति अंततः बढ़कर 2% हो गई। ये देखकर कि वह थोड़े समय में सब कुछ आत्मसात और परिष्कृत नहीं कर सकता, झांग यून ने मध्य आयु के ताओवादी पुजारी द्वारा बुलाए गए 2 मोएल्डर राक्षसों को बुलाया और वे यूशुई एर की रक्षा के लिए पहरा देने लगे। फिर वह मुड़ा और चला गया। सबसे पहले वे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित साधना कक्ष में गए और गो लेई को 10,000 जानवरों के रक्तकुंड में ले आए। गो लेई ने एक प्रमुख स्तर को पार कर लिया और हालांकि थंडर एब्जॉर्प्शन बॉडी की बदौलत उसकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई, फिर भी वह अपने वर्तमान स्तर से काफी पीछे था। अभी हमें अपनी शारीरिक शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है। गो लेई को व्यवस्थित करने के बाद झांग यून ने 7 इमॉर्टल्स बुक के काले पन्नों के भीतर स्थित विनाशकारी स्थान में प्रवेश किया। उस अंधेरे विनाशकारी अंतरिक्ष के अंदर अधेड़ उम्र का ताओवादी पुजारी जमीन पर लेटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आभा कुछ कमजोर थी। अंधेरे को पूरे स्थान में फैलते हुए, ऊर्जा को निगलते हुए और लगातार उसके शरीर से ऊर्जा खींचते हुए महसूस करते हुए वह केवल असहाय होकर देख सकता था। पहले तो यह मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से शक्तिहीन है। उसने चाहे जो भी तरीके अपनाए हों, वह इस रहस्यमय स्थान को जरा भी भेद नहीं सका। इसके विपरीत उसकी ऊर्जा लगातार इस स्थान द्वारा अवशोषित होती जा रही थी। उसने झांग यून को फोन करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला। झांग यून की बात करें तो वह अभी भी थोड़ा असमंजस में था। क्या दूसरी पार्टी को परम नगर के नगर स्वामी ने पकड़कर अपने साथ नहीं ले लिया था? मैं अचानक अशांत क्षेत्र में कैसे प्रकट हो गया? और यहाँ 2 एल्डमो हैं, तो वे झांग यून की मदद क्यों करेंगे? आखिर चल क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि झांग यून गुपचुप तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिट क्लैन के साथ मिलीभगत कर रहा हो? वे पहले ही मिलीभगत कर चुके हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? उसके मन में कई सवाल कौंध गए। नमस्ते। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रकट हुआ। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने अपनी आंखें पोंछने से खुद को नहीं रोका। बकवास। जब उसे यकीन हो गया कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, तो वह तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। स्नैप। लेकिन जैसे ही वह उछला, एक मजबूत हाथ ने उसे वापस जमीन पर धकेल दिया। तेज आवाज, तारांकन। उसी समय उनके ताओवादी वस्त्र को बेरहमी से फाड़ दिया गया। अचानक उसका पूरा शरीर पूरी तरह से नंगा हो गया, जिससे अधेड़ उम्र का ताओवादी पुजारी चौंक गया और उसने तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। अध्याय 505 प्रकाश गठबंधन के 9वें रक्षक झू युआन। मुझे लगा कि मुझ पर एक भूखा बाघ झपटने वाला है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद झांग यून ने अभी तक उस पर हमला नहीं किया था। अधेड़ उम्र का ताओवादी पुजारी अचंभित रह गया। फिर झांग यून ने अपने ताओवादी वस्त्र में हाथ फेरा और 2 स्थानिक कलाकृतियां निकालीं। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने अपनी आंखें घुमाईं, तो वे उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। उसने सोचा था कि झांग यून उसे लूटना चाहता था। उनकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। नहीं, झांग यून उसके विचारों से अनभिज्ञ होकर दूसरे व्यक्ति के शरीर पर मौजूद घन के आकार की 2 स्थानिक कलाकृतियों की तलाशी लेते हुए भौहें सिकोड़ लीं। उनकी निगाहें अनायास ही अधेड़ उम्र के ताओवादी के शरीर पर पड़ गईं। उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी, जिन्होंने अभी अभी अपनी सतर्कता कम की थी, अचानक तनाव में आ गए और जल्दी से अपने शरीर को अपने हाथों से ढक लिया। झांग यून ने उसकी हरकतों को अनसुना करते हुए अपनी अमर नेत्र तकनीक से उस अधेड़ उम्र के ताओवादी के शरीर का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। ये पुष्टि करने के बाद कि दूसरे व्यक्ति के पेट में गोतू की तरह कोई खाली जगह नहीं है, उसने मन ही मन माथे पर शिकन डाली। जादूगर की छड़ी प्रतिद्वंदी के हाथ में नहीं है।
उन्होंने सीधे पूछा, आखिरकार उन कर्मचारियों को अपने साथ कौन ले गया? एक कर्मचारी। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी चौंक गए, लेकिन जल्दी ही समझ गए। आपका मतलब है कि यह उस समय आपका हो गया था? झांग युन ने सिर हिलाया। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन केवल तभी जब आप अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने बोलना शुरू किया, लेकिन चित्र बनाते बनाते वह दर्द से चीख उठा। झांग युन ने अपने पेट के निचले हिस्से पर पैर पटका और शांत भाव से कहा, आप बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन यह अगली लात कुछ इंच नीचे लगेगी। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी को अचानक अपने कमर में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने तुरंत कहा, यह स्वर्ग की पूजा की पवित्र चुड़ैल है। जो छड़ी तुम्हारी बन गई, उसे स्वर्ग की पूजा की पवित्र चुड़ैल ने ले लिया है। स्वर्गीय चुड़ैल, पवित्र चुड़ैल। ये सुनकर झांग युन चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ समझ आ गया। तुम्हारा मतलब जादूगर महल के 5 पवित्र जादूगरों से है? हाँ, अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह दिव्य चुड़ैल 5 पवित्र चुड़ैलों में से एक है। उस समय जब दादी मियाओ तुम्हें ले गई थी, यानी उस छड़ी को, तब एल्डमो और मैं। ओह, इस बिंदु पर वह कुछ आश्चर्यचकित प्रतीत हुआ। क्या झांग युन एल्डमो के साथ मिलीभगत में नहीं था? क्या उसे उस समय हुई घटनाओं की जानकारी नहीं थी? लेकिन झांग युन की उदासीन निगाहों को भांपते हुए उसके गुप्तांग कांप उठे और उसने जल्दी से आगे कहा, उस समय एल्डमो, संप्रदाय प्रमुख जिंगलोंग और मैं उनके पीछे पीछे गए और आधे रास्ते में अचानक बैतियान की पवित्र चुड़ैल प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने तुम्हें, उस छड़ी को, तुम्हारे मूल रूप में वापस ला दिया। तभी हमें एहसास हुआ कि हमें धोखा दिया गया था, और अंत में वह छड़ी स्वर्गिक पूजा की पवित्र चुड़ैल ने ले ली। बस इतना ही। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने सिर हिलाकर कहा, जब मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मैंने कुछ देर तक तुम्हारी तलाश की, लेकिन तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैं अपने शिविर में लौट आया। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। ये कुछ हद तक अप्रत्याशित था कि जादूगर महल की पवित्र चुड़ैल इसे ले जाएगी, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इसे दादी मियाओ और अन्य लोगों के पास नहीं ढूंढ पाए। उसने अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी की ओर देखा और कहा, मुझे अपनी पहचान बताओ। माथा। अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी ने अपना मुंह खोला, लेकिन झांग युन को पैर उठाते देख उसने तुरंत पुकारा, झू युआन। मेरा नाम झू युआन है। मैं प्रकाश गठबंधन का 9वां रक्षक हूँ, विशेष रूप से अशांत क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। केवल धर्म रक्षक? झांग युन ने कुछ बुदबुदाया। उन्हें लाइट एलायंस के बारे में कुछ जानकारी थी। लाइट एलायंस के नेता के अधीन 2 उपनेता और फिर 10 रक्षक होते थे। 9वें संरक्षक के रूप में झू युआन की स्थिति को एक प्रमुख उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में माना जा सकता है। क्या आप इन दोनों लोगों को जानते हैं? झांग युन ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में मौजूद ऊर्जा ने नीले मुखौटे वाले एक व्यक्ति और भूरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति का निर्माण किया। ये वही 2 लोग थे जिन्होंने उस समय संप्रदाय के नेता का अपहरण किया था। झू युआन ने उन पर एक नज़र डाली और सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इन दोनों लोगों को पहले कभी नहीं देखा। उनमें से एक आपके लाइट एलायंस का एक डीकन है। झांग युन ने शांत भाव से कहा। डीकन? झू युआन चौंक गया और उन्हें और गौर से देखा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच इन दोनों को नहीं पहचानता। हमारे गठबंधन के भिक्षु बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। हालांकि मैं एक रक्षक हूं, लेकिन मैं कुछ ही जाने पहचाने चेहरों को पहचानता हूं। तो जाओ और मेरे लिए इसकी जांच कर लो। झांग युन ने शांत भाव से कहा। कोई बात नहीं। ये सुनकर झू युआन की आंखें चमक उठी और उसने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। उसे जांच करने देना मतलब हम उसे जाने दे रहे हैं। स्नैप। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने अचानक देखा कि झांग युन नीचे बैठ गया और अपनी हथेली को उसके सिर के ऊपर दबा दिया। तुम? उसने हैरानी से अपना मुंह खोला और अगले ही पल वह दर्द से चीख उठा। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन अपने दिल और आत्मा में अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए उसका चेहरा डर से भर गया। तुम? उसके सवाल पूरा होने से पहले ही झांग युन ने सीधे रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला और उसे अंदर रख दिया। वीडियो में झांग युन के संक्षिप्त परिचय को सुनकर झू युआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय झांग युन को रिकॉर्डिंग स्टोन बजाने के बाद कुशलतापूर्वक उसे रखते हुए देखकर उसने अपने होठों को सिकोड़ा, ये जानते हुए कि यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं था जब इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया था। एक कड़वी मुस्कान। झू युआन शांत होकर गहरी आवाज में बोली, मुझे पता है कि मुझे बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है। मुझे आपके लिए कितने काम करने होंगे, तब जाकर आप मुझे जाने देंगे। झांग युन ने उसकी ओर एक नज़र डाली और शांत भाव से कहा, कितने साल लगेंगे ये कहना मुश्किल है। शायद 100 साल। 100 साल बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। 100 साल। झू युआन ने राहत की सांस ली और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे उस वादे को निभाने की कोई परवाह नहीं थी। आखिर 100 साल बाद शायद उसे दूसरे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत ही न पड़े।
उसने तुरंत दूसरे व्यक्ति को चोगा वापस देते हुए कहा, इसे पहन लो, नग्न रहना बहुत बुरा लगता है। झू युआन के होंठ फड़फड़ाए और उसने तुरंत अपना ताओवादी वस्त्र पहन लिया। उसकी निगाहें अनायास ही झांग युन के हाथ में मौजूद 2 घनों पर पड़ गईं। ये उनकी 2 स्थानिक कलाकृतियां हैं। लेकिन झांग युन ने उसे एक तरफ रख दिया, फिर एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे देते हुए कहा, इसे तुम्हारे साथ अदला बदली समझो। झू युआन अचंभित रह गया। यह क्या है? उसने भंडारण कक्ष में रखी सामग्री को देखा और फिर एक प्रश्न पूछा। ये टोकन है। ये एल्डमो से आए हैं, जो आपकी लाइट एलायंस की वांछित सूची में नंबर 9 पर हैं। व्हाइट ब्यूटी नंबर 77 और ब्लैक डेमन एंसेस्टर, विंड डेमन लॉर्ड और शैडो डेमन लॉर्ड, जो क्रमशः नंबर 91, 93 और 96 पर हैं। झांग युन हंसते हुए बोला, ये सभी वांछित अपराधी हैं जिन पर भारी इनाम है। मैं इन्हें पहले बदलना भूल गया था, इसलिए अब मैं इन्हें आपको दे रहा हूँ। इन 2 अंतरिक्षीय कलाकृतियों के बदले में इनाम को ही समझ लीजिए। ये सुनकर झू युआन अवाक रह गया। इस इनाम की कीमत कितने स्पिरिट स्टोन है? क्या यह उसके 2 स्थानिक कलाकृतियों की सामग्री के बराबर है? लेकिन फिर भी एल्डमो अजीब हैं। झू युआन ने कुछ आश्चर्य के साथ झांग युन की ओर देखा। उसके विचारों को भांपते हुए झांग युन ने शांत भाव से कहा, हाँ, एल्डमो को मैंने ही मारा था। इससे पहले झू युआन चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। बुलाया गया प्राणी? बस वह एल्डमो राक्षस जरूर झांग युन द्वारा बुलाया गया होगा। वे समलन अवस्था में मौजूद प्राणियों को भी बुला सकते हैं। घूंट। झू युआन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मुझे झांग युन के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई है। जैसे ही झांग युन कुछ और कहने ही वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और माथे पर शिकन लिए वह भक्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। अरे, उन्होंने मुझे अभी तक बाहर नहीं निकलने दिया। ये देखकर झू युआन ने तुरंत आवाज लगाई, थोड़ी देर और यहीं रुको, मैं तुम्हें बाद में बाहर ले जाऊंगा। झांग युन ने जवाब दिया और फिर 7 अमर पुस्तकों को रखने के लिए अमर खजाना मंडप में लौट आया। तुरंत 16वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट करें। जैसे ही मैं 16वीं मंजिल पर पहुंचा, मुझे दिव्य चेतना का एक तीव्र प्रवाह अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। लुओ लियान ने सफलता हासिल कर ली है। ... स्टॉप। अध्याय 506 रानरान का पागलपन। महानगरीय। जैसे ही उसकी दिव्य चेतना ने उससे संपर्क किया, लुओ लियान की आवाज खुशी और कृतज्ञता से भरी हुई तुरंत गूंज उठी, धन्यवाद। ये तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से निखार लो, और हो सकता है कि मैं तुम्हें बाद में कुछ काम सौंप दूं। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। लुओ लियान ने जवाब में सिर हिलाया। अब उसे झांग युन द्वारा अमर लोगों के नंबर 1 संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर किए जाने की परवाह नहीं है। वास्तव में वह कुछ हद तक खुश है कि वह इसमें शामिल हो सकी। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में उसे एकीकरण चरण तक पहुंचने में दशकों या यहाँ तक कि सदियां भी लग सकती हैं। ऐसा नहीं था कि वह खुद को कमा रही थी, बल्कि रेगिस्तान की दानव रानी का दिल और उस छोटे लंपट की विशेष दोहरी साधना तकनीक। सामान्य परिस्थितियों में वह कभी भी इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाती। उस छोटे लंपट के बारे में सोचते हुए लुओ लियान ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, संप्रदाय के गुरुजी, यदि आवश्यकता हो तो मैं उस छोटे हाई का ख्याल रखने में मदद कर सकती हूँ। झांग युन मुस्कुराई, लगता है तुम्हें हाई बहुत पसंद है। हाँ, लुओ लियान ने बनावटी हंसी के साथ जवाब दिया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ खटक रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि दोहरी साधना तकनीक से आत्मशक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। उसने अभी सफलता प्राप्त की है और वह महसूस कर सकती है कि उसकी दिव्य चेतना अभी उतनी स्थिर नहीं है और उसकी आत्मशक्ति अभी भी कुछ कमज़ोर है। अगर वह इसे और बेहतर बना सके तो यह उसके लिए सबसे अच्छा होगा। हालांकि वह छोटा सा लंपट थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन उसने जिस दोहरी साधना तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने बुलाई गई आत्मा का भी उपयोग किया, वह काफ़ी प्रभावी थी। झांग युन ने कहा, हाई भी तुम्हें बहुत याद करता है, लेकिन अभी वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे ही उसकी साधना पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें फिर से उसका गुरु बना दूंगा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। लुओ लियान ने सिर हिलाया। झांग युन 16वीं मंजिल पर ज़्यादा देर नहीं रुकी। लुओ लियान की इस उपलब्धि से उन्हें बेहद खुशी हुई। आखिरकार वह अमर साधना के शीर्ष संप्रदाय की पहली साधिका थी जिन्होंने एकीकरण अवस्था को प्राप्त किया था। ये गुओ हाओगुआंग और अन्य लोगों से अलग था जो सीधे संप्रदाय में शामिल हुए थे। वे साधना कक्ष में पहुंचे जहां यू शुई एर मौजूद थी। केवल 10% की प्रगति देखकर झांग युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। यू शुई एर की बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बाधित हुई थी। झांग युन ने उस पर एक नज़र डाली और जान गया कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह इसे केवल यू शुई र पर ही छोड़ सकता था। आखिरकार बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल का ये गोला ऐसी चीज़ है जिसे अशांत प्रवाह कबीले की नीली नस में कोई भी कई वर्षों से परिष्कृत नहीं कर पाया है।
भले ही किसी का शरीर इसके लिए उपयुक्त हो, फिर भी इसे आसानी से परिष्कृत नहीं किया जा सकता। कुछ देर तक उन्हें परेशान किए बिना उन्होंने दोनों एल्डमों को उनकी रखवाली जारी रखने दिया। इसके बाद उसने स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड की तलाश की, जो अमर खजाना मंडप की पहली मंजिल पर एक कमरे में कैद था। उफ! उसके आगमन को देखकर कोने में सुस्त पड़ा लिंगशान का दानव स्वामी उत्साहित हो गया। स्नैप! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, झांग युन ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। दूसरे व्यक्ति के शरीर से सभी भंडारण अंगूठियां और स्थानिक वस्तुएं हटाने और उनकी तलाशी लेने के बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये बूढ़ा शैतान काफी धनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास राक्षसी साधना के बहुत सारे संसाधन हैं, जो रानरान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा उसने लिंग पर्वत के दानव स्वामी को सीधे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह रानरान की खातिर ऐसा कर रहा था। दानव सम्राट के हाथ का कई बार उपयोग करने के बाद वह इसके प्रभावों के बारे में पहले से ही बहुत स्पष्ट हो गया था। अब मैं रानरान को भी व्यायाम कराने की योजना बना रहा हूँ। रानरान ने पहले भी उससे इस बारे में बात की थी। पर्पल मून रॉयल सिटी पहुंचने के बाद रानरान ने दानव सम्राट के हाथ पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन वह अभी भी राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहती थी। हालांकि उस समय कोई उपयुक्त साथी नहीं था, वे केवल गोतू और उसके समूह को ही पकड़ पाए। झांग युन मूल रूप से उन्हें प्रशिक्षण के लिए रानरान ले जाना चाहता था, लेकिन सोचने के बाद पता चला कि गोतू और बाकी लोगों की राक्षसी शक्ति बहुत कमजोर थी। अगर उनका सामना रानरान की स्वाभाविक राक्षसी शक्ति से होता तो वे शायद कुचल दिए जाते। इसके विपरीत इस स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड के पास मौजूद पर्वतीय दानव ऊर्जा में स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण होता है, जो उसे एक बेहतरीन स्पैरिंग पार्टनर बनाता है। इसके बाद वह दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय का दौरा करने की योजना बना रहा है, और उसका इरादा है कि रानरान भी इस दौरे में शामिल हो। जब तक वह स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड की राक्षसी ऊर्जा को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सकती है, तब तक रानरान कुछ लड़ाइयों में भाग लेने और यहाँ तक कि उसकी मदद करने में भी पूरी तरह सक्षम होगी। वे तुरंत अमर गुरुलोक में प्रवेश कर गए और रानरान को 10,000 जानवरों के रक्तकुंड से 20वीं मंजिल पर स्थित मार्शल आर्ट हॉल में ले आए। रानरान, मैंने तुम्हारे लिए एक राक्षसी साधक को अभ्यास साथी के रूप में ढूंढ लिया है। वह एक शक्तिशाली पर्वतीय राक्षसी आभा उत्सर्जित करता है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव तरीका आजमाओ। झांग युन ने बात की। हाँ मास्टर। ये सुनकर रानरान की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया। वह इसे आजमाना चाहती थी। झांग युन ने तुरंत बेहोश पड़े लिंग पर्वत के दानव स्वामी को 20वीं मंजिल पर ले जाकर लात मारकर जगाने ही वाला था। लिंगशान दानव भगवान! अचानक बगल से रानरान ने हैरानी से चीख मारी। झांग युन कुछ हैरान होकर बोली, रानरान, तुम मुझे पहचानती हो? लेकिन वह अपना वाक्य आधा बोलते बोलते रुक गया। इस समय रानरान का छोटा सा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसकी आंखें लिंगशान के दानव स्वामी पर टिकी हुई थीं और वह गहरी नाराजगी से भरी हुई थी। धीरे से वह तेजी से आगे बढ़ा। मालिक! रानरान अपनी तंद्रा से बाहर निकली। उसका छोटा सा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसने लिंग पर्वत के दानव स्वामी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं उसे मार सकती हूँ? उनकी आवाज में थोड़ी सी विनती का भाव भी झलक रहा था। झांग युन ने रानरान को इस तरह पहली बार देखा था। अच्छा, मैंने और कोई सवाल पूछे बिना बस सिर हिला दिया। गुरु, आपका धन्यवाद। रानरान ने झुककर प्रणाम किया और फिर धमाका! उसके दाहिने हाथ पर तारा में आकाश राक्षसी शक्ति हाथ और दानव सम्राट का हाथ एक साथ खुल गए। वह एक गुस्सैल छोटी शेरनी जैसी दिखती थी। पुकारें! झांग युन ने तुरंत अपनी उंगली से इशारा किया और लौटती हुई ऊर्जा के एक प्रवाह ने लिंग पर्वत के बेहोश दानव स्वामी को जबरदस्ती जगा दिया। लिंग पर्वत के दानव स्वामी ने अपनी पलकें झपकाईं, अपनी आंखें खोली और कुछ हद तक स्तब्ध दिखे। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, सिर्फ इसलिए कि धमाका! रानरान का असीम शक्ति से भरा हुआ भयानक मुख का पहले ही उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। धत्तेरी की! लिंग पर्वत के दानव स्वामी के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था और वह चकमा देने या प्रतिरोध करने में असमर्थ था। बूम! उसका पूरा सीना बुरी तरह फट गया, जिससे भारी मात्रा में खून बह निकला। उसका शरीर झांग युन द्वारा किनारे पर बनाए गए अवरोध से जोर से टकराया। उसके मुंह से खून और विभिन्न अंगों के टुकड़े बह रहे थे। इस धूंसे से उसके लगभग सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। हालांकि वह अभी भी एकीकरण अवस्था में एक शीर्ष साधक था। भले ही उसका शरीर उसकी साधना के स्तर से कुछ भिन्न था, फिर भी वह एकीकरण अवस्था तक पहुंच चुका था। किसी भी तरह के बचाव के अभाव के बावजूद रानरान के पूरे बल से मारे गए मुक्के से भी उसकी तुरंत मौत नहीं हुई। लेकिन अगर एक मुक्का काफी न हो तो दूसरा मुक्का तो हमेशा मौजूद रहता है। बंद करो, बंद करो! रानरान को दोबारा अपनी ओर आते देख लिंगशान के दानव स्वामी ने दहाड़ मारी, लेकिन रानरान ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पूरी तरह से पागल होकर लगातार एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगी।
वो मुक्का मेरी चाची ने मारा था। वो मुक्का मेरे दूसरे चाचा ने मारा था। वो मुक्का सिस्टर यू ने मारा था। ... जैसे ही बिजली कड़की, रानरान का चेहरा लाल हो गया और वह लगातार चीखती रही। लिंग पर्वत का दानव स्वामी बुरी तरह से पिट चुका था, फिर भी उसने उस पर लगातार हमला जारी रखा। झांग यून चुपचाप एक तरफ खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। मुझे इसका कुछ अंदाजा पहले से ही था, लेकिन साथ ही कुछ संदेह भी पैदा हो गए। बूम! फिर एक जोरदार धमाका हुआ। रानरान के हर एक मुक्के के साथ स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड के जीवन का अंतिम अंश खून की बौछार के साथ फट गया और पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। तुम छोटे दरिंदे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी समय आत्मा का एक अंश बाहर निकला और पास ही खड़ी रानरान पर उन्मादपूर्वक झपटा। पुकारें! लेकिन उसी क्षण वापसी की एक तीव्र सुनहरी आभा प्रवाहित हुई और सीधे शेष आत्मा पर प्रहार किया। आत्मा को छूते ही वापसी की सुनहरी आभा तुरंत ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो उठी। आह! तुरंत ही चारों ओर एक तीखी चीख गूंज उठी। इसे सीधे तौर पर खत्म करने के बजाय झांग यून ने लौटती हुई ऊर्जा से इसे लगातार प्रताड़ित करना जारी रखा। गुरु आपका धन्यवाद। रानरान ने उसे देखा और उसके पसीने से तर छोटे से चेहरे पर कृतज्ञता की गहरी भावना उभर आई। उसने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, गुरुजी, मेरा पूरा नाम वास्तव में काओ रानरान है। मैं पहले काओ वंश की सदस्य थी। ... स्टॉप 507 रानरान की पृष्ठभूमि। लगता है मैं सही था। झांग यून ने हल्की सी मुस्कान दी। रानरान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। गुरुजी, आपने सही अनुमान लगाया। लिंग पर्वत का ये दानव स्वामी सैकड़ों वर्षों से एकांतवास में है। मेरी जानकारी में केवल काओ परिवार के लोग ही हैं जो उसे देखते ही पहचान सकते हैं और उससे गहरी नफरत करते हैं। झांग यून ने काओ रानरान की ओर देखा और धीरे से कहा, रानरान, क्या तुम मुझे अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से बता सकती हो? उद्धरण चिन्ह ... रानरान ने अपने होंठ सिकोड़े, सिर हिलाया और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यह 800 साल से भी अधिक समय पहले की एक सुबह की बात है। काओ परिवार के विशाल महल के एक अंधेरे गुप्त कमरे में शून्य शोधन के चरण में एक महिला दानव साधिका ने लगभग 10 वर्षों की गर्भावस्था के बाद अपनी जीवन शक्ति का अंतिम अंश समाप्त करने के बाद अंततः एक बच्ची को जन्म दिया। मानो उसने अपनी मां की सारी जीवन शक्ति को आत्मसात कर लिया हो। ये बच्ची जन्म से ही राक्षसी ऊर्जा से घिरी हुई थी और अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति रखती थी। बच्ची की सुरक्षा और काओ परिवार के स्थिर विकास को सुनिश्चित करने के लिए उस बच्ची के पिता काओ ज़ेशिंग, जो उस समय काओ वंश के मुखिया और प्रकाश गठबंधन के नेता थे, ने दृढ़ता से बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसे गोद लेने के लिए अपने भरोसेमंद प्रबंधक को सौंप दिया। इस बच्ची का पालन पोषण काओ परिवार में एक नौकर की बेटी के रूप में छोटी उम्र से ही हुआ था। हालांकि वह गोद ली हुई बेटी थी, फिर भी उसने बेहद खुशहाल जीवन जिया। उसे बचपन से ही घर की नौकरानी द्वारा लाड़ प्यार दिया गया था और उसके आसपास के बड़े बुजुर्गों ने भी उसकी बहुत देखभाल की। और इस तरह बच्ची ने 5 साल खुशी खुशी बिताए और 5 साल की हो गई। अपने 5वें जन्मदिन पर उस बच्ची, या यूं कहें कि एक छोटी लड़की, की मुलाकात अप्रत्याशित रूप से अपने कबीले के किसी सदस्य से हुई। एक राक्षसी साधक जो लंबे समय से भेष बदलकर काओ परिवार में घुसपैठ कर रहा है। इस दैवीय साधक ने लड़की की हालत का पता लगाया और उसे बहला फुसलाकर यह दावा किया कि वह उसे मजबूत बना सकता है और उसे एक दैवीय ऊर्जा तकनीक सिखा सकता है। हालांकि यह राक्षसी ऊर्जा की सबसे बुनियादी तकनीक थी, लेकिन लड़की के शरीर में इसका अभ्यास करने के बाद तेजी से बदलाव आया। अपनी शक्ति में स्पष्ट रूप से हुई वृद्धि से लड़की रोमांचित हो गई और उसने उस राक्षसी साधक से मिलने और उसकी शिष्या बनने की पहल की। इसके बाद इस राक्षसी साधक के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में लड़की के शरीर के भीतर धीरे धीरे विकसित होने वाली राक्षसी ऊर्जा साधक की शक्ति के साथ मिलकर अंततः एक दिन काओ ज़ेशिंग द्वारा छोड़ी गई मुहर को तोड़ गई। लड़की की प्रतिभा जागृत हो गई है। जागृति के महत्वपूर्ण क्षण में राक्षसी साधक ने लड़की के गर्भ में विशेष शक्ति से युक्त एक काला राक्षसी बीज बो दिया। ब्लैक डायमंड सीड के प्रभाव में आकर लड़की की राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी और बेकाबू हो गई। ठीक उसी समय जब राक्षसी ऊर्जा उन्हें पूरी तरह से भ्रष्ट करने वाली थी, काओ ज़ेशिंग ने समय रहते इसका पता लगा लिया क्योंकि मुहर टूट चुकी थी। उन्होंने राक्षसी साधकों को खदेड़ दिया और अपना सारा ध्यान उस लड़की को वश में करने पर केंद्रित कर दिया। हालांकि डार्क सीड लड़की के शरीर में पहले ही सक्रिय हो चुका है। इसे दबाया जा सकता है, लेकिन इससे लड़की को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचेगी। लड़की को चोट लगने से बचाने के लिए काओ ज़ेशिंग ने उसके पिता के रूप में गंभीर चोट का जोखिम उठाते हुए लड़की के शरीर से काले दानव के बीज को जबरदस्ती अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि वह सरदार की बेटी है। दरअसल उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। हालांकि वह युवा है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। कुछ दिनों के अंतराल पर कबीले का मुखिया उससे मिलने आता था, उसे तरह तरह के उपहार देता था और उसके साथ खेलता था। लड़की की नज़रों में वह दूसरा व्यक्ति उसके साथ उसके बटल पिता से भी ज़्यादा समय बिताता था।
कबीले के मुखिया के तौर पर वह इतना आलसी नहीं हो सकता। उसी क्षण लड़की रोने लगी। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे एक घटिया कबीले का सरदार पिता के रूप में मिला था, बल्कि इसलिए था कि उस घटिया पिता ने उसकी जान बचाई थी। उनकी शक्ल सूरत में जबरदस्त बदलाव आया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से वे एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की तरह दिखने लगे जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। उस छोटी बच्ची को यह आभास हो गया था कि उसका कंजूस पिता मरने ही वाला है, लेकिन ये दत्तक पिता महज एक घंटे बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आया, मुस्कुराते हुए और यह कहते हुए कि वह ठीक है। जब लड़की ने देखा कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उस रात पिता और बेटी ने काफ़ी देर तक बातचीत की। लड़की सब कुछ समझ जाती है। हालांकि लड़की की माँ एक राक्षसी साधिका थी, फिर भी वह दयालु हृदय की महिला थी। उसने जिस राक्षसी मार्ग का अभ्यास किया था वह राक्षस जाति से विरासत में नहीं मिला था, बल्कि पीढ़ियों से उसके परिवार में चला आ रहा एक स्वाभाविक राक्षसी मार्ग था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को राक्षसी ऊर्जा में परिवर्तित करके अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम था। संयोगवश काओ ज़ेशेंग की मुलाकात उस लड़की की माँ से हुई। दोनों की मुलाकात एक गुप्त स्थान पर हुई और संयोगवश उन्हें एक दुर्लभ पवित्र औषधि की सुगंध महसूस हुई जो प्रेम की तीव्र भावनाओं को जगा सकती थी। ये सुगंध थी पवित्र प्रेम पुष्प की। काओ ज़ेशेंग की गहन साधना के बावजूद भी वह पवित्र औषधि के प्रभावों को दबाने में असमर्थ था। लड़की की माँ तो और भी ज्यादा वैसी ही थी। जैसे सूखी लकड़ी धधकती आग के संपर्क में आती है, वैसे ही एक नन्हा सा जीवन जन्म लेता है। जब तक मुझे होश आया तब तक सब कुछ हो चुका था। उनमें से कोई भी उस नन्ही सी जान को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर उसे दुनिया में लाएंगे और फिर अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करेंगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़की की माँ का गर्भकाल 10 साल तक चलेगा। एक कहावत है, परिचय से स्नेह उत्पन्न होता है। 10 वर्षों के दौरान काओ ज़ेशेंग और लड़की की माँ का इस नन्ही सी जान से अनगिनत बार सामना हुआ, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में वे एक दूसरे के गहरे प्यार में पड़ गए। काओ ज़ेशेंग ने तो लड़की की माँ से कानूनी पत्नी के रूप में शादी करने पर भी विचार किया था और इसके लिए वह लाइट अलायंस के नेता के पद को छोड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन लड़की की माँ ने इनकार कर दिया। यदि प्रकाश गठबंधन के नेता काओ ज़ेशेंग किसी राक्षसी साधिका से विवाह कर लें तो यह न केवल पूरे काओ वंश के लिए एक कलंक बन जाएगा, बल्कि अनगिनत अन्य शक्तियों में भी असंतोष पैदा करेगा। उस समय पूरा काओ परिवार बेहद मुश्किल हालात में होगा। इसलिए लड़की की माँ स्वेच्छा से जमीन के नीचे छिप गई। उसके बाद बच्ची का जन्म हुआ और काओ ज़ेशेंग के तमाम प्रयासों के बावजूद वह बच्ची की माँ को बचाने में असमर्थ रहा। सब कुछ जानने के बाद लड़की का दिल टूट गया था, लेकिन साथ ही वह अपने पिता से दोबारा मिलने को लेकर उत्साहित भी थी। लेकिन अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। ठीक 2 दिन बाद लड़की के पिता के जन्मदिन के भोज के दिन एक भयानक सपना शुरू हो गया है। काओ ज़ेशेंग ने जैसे ही कुछ गड़बड़ महसूस की, तुरंत उस लड़की को ढूंढ लिया। लड़की की आपत्तियों को नज़रअंदाज करते हुए उसने जबरदस्ती एक प्राचीन सीलिंग तकनीक का उपयोग करके उसके जीवन को 10,000 साल पुरानी ठोस बर्फ के एक टुकड़े के भीतर सील कर दिया और फिर उसे अनंत शून्य में स्थानिक अशांति के क्षेत्र में फेंक दिया। बेहोश होने से पहले लड़की ने अपने लोगों के दुखद भाग्य को देखा। उसके नकली पिता, नौकर और वे सभी बुजुर्ग जो उसके प्रति दयालु थे, एक राक्षसी ऊर्जा से बने पहाड़ से एक राक्षसी साधक द्वारा जबरन कुचलकर मार डाले गए। उसने अपने कुलवासियों को यह चिल्लाते हुए सुना कि उस राक्षसी साधक का रूप और नाम स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड था। उसी समय उसने काओ परिवार पर हमला करने वाले राक्षसी साधकों द्वारा जानबूझकर उल्लेखित नाम भी सुना, दानव सीलिंग संप्रदाय। उसके पिता की बात करें तो 2 दिन पहले लगी उनकी गंभीर चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, वे बस उन्हें दबा रहे थे। उसे कैद करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद वे पूरी तरह से थक चुके थे। वह एक बार फिर एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। अपनी कमजोर अवस्था में वह दानव सीलिंग संप्रदाय के शक्तिशाली राक्षसी साधकों का मुकाबला करने में असमर्थ था। आखिरी चीज जो उसने देखी वह ये थी कि उसके पिता को एक जोरदार थप्पड़ से दूर फेंक दिया गया था। फिर वह बेहोश हो गई। जब वह दोबारा जागी तो हजारों साल पुरानी बर्फ जिसने उसे जकड़ रखा था, या यूं कहें कि उसकी रक्षा की थी, पिघल चुकी थी और उसने खुद को खंडहरों के एक गड्ढे के नीचे पाया। मलबे के गड्ढे से बाहर निकलने के बाद उसे जल्द ही पता चला कि वह 800 साल से भी अधिक भविष्य में एक अराजक दुनिया में जाग उठी है। ये लड़की काओ नरान है। सब कुछ समझने में कई महीने लग गए। संक्षेप में 2 प्रकार की जानकारी है। उनका काओ वंश 800 साल से भी पहले विलुप्त हो गया था। इस अपराध के लिए जिम्मेदार दानव सीलिंग संप्रदाय दानव साधना करने वालों के बीच नंबर 1 शक्ति बन गया और आज तक फरार है। बदला उसके मन में केवल एक ही विचार था, लेकिन वह जानती थी कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह दानव सीलिंग संप्रदाय के जूते उठाने के लिए भी पर्याप्त सक्षम नहीं होगी। उसे और मजबूत बनना होगा। इसलिए उन्होंने अशांत दुनिया में संसाधनों की खोज शुरू कर दी।
फिर अचानक ही उसने दानव रेत भूमि की विचित्र घटनाओं का पता लगाया। शक्तिशाली शारीरिक शक्ति से युक्त होकर वह बिना किसी झिझक के उसमें प्रवेश कर गई और फिर, गुरुजी, मैं आपसे मिल चुका हूँ। रानरान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पुकारना। ये सुनकर झांग यून ने गहरी सांस ली। अब जाकर उसे समझ आया कि रानरान अपने साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व क्यों थी, फिर भी कभी कभी एक छोटी बच्ची जैसा व्यवहार क्यों करती थी। हालांकि समय के हिसाब से 800 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन रानरान की वास्तविक आयु उसकी शक्ल की तरह ही केवल 6 वर्ष है। रानरान के लिए ये 800 साल 1 साल से भी कम समय में बीत गए। अपने सामने रानरान को देखकर झांग यून को बिना किसी स्पष्ट कारण के दिल में दर्द का अनुभव हुआ। साथ ही इसने एक बात पर मेरे संकल्प को और मजबूत कर दिया। दानव सीलिंग संप्रदाय का नाश करो। झांग यून को कुछ सूझा और उसने रानरान की ओर देखते हुए पूछा, रानरान, जिस राक्षसी साधक ने तुम्हें सिखाया है उसका उपनाम कियान है ना? रानरान ने अचानक आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, गुरुजी, आपको कैसे पता चला? कुछ समय पहले ही मैंने दानव सीलिंग संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु की हत्या कर दी और उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। झांग यून ने समझाया, कियान उपनाम वाला वह व्यक्ति अब दानव सीलिंग संप्रदाय के 7 रक्षकों में से एक है। रानरान की आंखें सिकुड़ गईं। झांग यून ने राहत की सांस ली। उन्हें डीकन नाकांग से काओ परिवार के बारे में कुछ जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। उस समय दानव सीलिंग संप्रदाय ने बहुत पहले ही 1000 रक्षकों को घुसपैठ करने और एक सुनियोजित अभियान चलाने के लिए भेज दिया था। 1000 रक्षकों द्वारा काओ झेशिंग के गंभीर रूप से घायल होने की खबर लाने के बाद ही दानव सीलिंग संप्रदाय ने हमले का अवसर पाकर एक ही झटके में काओ वंश का सफाया कर दिया। डीकन कैंग से झांग यून को यह भी पता चला कि काओ झेशिंग अपनी बेटी की रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब दानव सीलिंग संप्रदाय ने बाद में काओ वंश का सफाया किया तो उन्हें काओ झेशिंग की बेटी नहीं मिली। दानव सीलिंग संप्रदाय ने लंबे समय तक छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और वे केवल यही मान सकते थे कि वह मर चुकी है। झांग यून ने इससे पहले कभी भी इसे रानरान से नहीं जोड़ा था। आखिरकार ये घटना 800 साल से भी अधिक समय पहले घटी थी। झांग यून ने रानरान की ओर एक नज़र डाली और ऐसी शिष्या पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। 10,000 साल पुरानी बर्फ में सील होकर और अंतरिक्षीय उथल पुथल में फेंके जाने के बावजूद बर्फ द्वारा संरक्षित होने के बाद इसे बाद में कहाँ ले जाया जाएगा और जागने पर इसका सामना किससे होगा, ये सभी अज्ञात हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि रानरान अभी भी जीवित है। झांग यून ने अचानक कहा, रानरान, क्या तुम मेरे साथ उस कमीने कियान को मारने के लिए चलना चाहोगी? रानरान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मैं जाऊंगी। तुम जा सकती हो, लेकिन रानरान, तुम्हें पहले अपने दानव सम्राट के हाथ को नियंत्रित करना होगा। जैसे ही झांग यून ने बोलना शुरू किया, उसने सीधे समनिंग प्लेटफॉर्म को बुलाया और स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड के बचे हुए अवशेषों का एक हिस्सा काटकर उस पर रख दिया। लिंग पर्वत का एक बिल्कुल नया दानव स्वामी अचानक प्रकट हुआ। रानरान का शरीर पल भर में कांप उठा और उसकी आंखों में आक्रोश उमड़ आया। हालांकि वह जानती थी कि उसके स्वामी ने ही उसे बुलाया था, लेकिन जब भी वह लिंगशान के दानव स्वामी का चेहरा देखती थी तो उसे वह दृश्य याद आ जाता था जब उसने राक्षसी ऊर्जा का पहाड़ इकट्ठा किया था और उसके बुजुर्गों और कुल के लोगों को भगाकर मार डाला था। झांग यून ने कहा, रानरान, अब से ये तुम्हारी अभ्यास साथी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध के दौरान दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करके इसकी पर्वतीय दानव ऊर्जा को यथासंभव नियंत्रित करो। रानरान ने सिर हिलाया और दानव सम्राट का हाथ एक बार फिर सक्रिय हो गया। बूम बूम बूम। जल्द ही रानरान का फिर से लिंग पर्वत के दानव स्वामी से टकराव हुआ। झांग यून ने मार्शल आर्ट हॉल के चारों ओर विशेष रूप से एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया था। रानरान को सिर्फ इसलिए कम मत आंकिए क्योंकि वह अभी केवल नासत्तात्मक आत्मा अवस्था में है। दानव सम्राट के हाथ की शक्ति और हाथ के तारा चार्ट की संयुक्त शक्ति इतनी जबरदस्त है कि शून्य शोधन के चरम स्तर के साधक के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल होगा। रानरान, सिर्फ हमले पर ध्यान मत दो, नियंत्रण रखो, विरोधी की राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करो। झांग यून ने बगल से जोर से चिल्लाया। ये सुनकर ही रानरान को एहसास हुआ कि वह लिंग पर्वत के दानव स्वामी के चेहरे से प्रभावित हुई थी। नियंत्रण, उसे अभी स्थिति को नियंत्रण में लेने की जरूरत है। जैसे ही उसके हाथ में मौजूद दानव सम्राट का हाथ तेजी से चमक उठा, उसके सामने मौजूद स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड की पर्वतीय दानव ऊर्जा में तुरंत उतार चढ़ाव आया और उसने अपने स्वामी पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके केवल एक हिस्से को नियंत्रित करने के बाद पर्वतीय दानव ऊर्जा को स्पिरिट माउंटेन डेमन लॉर्ड द्वारा वापस ले लिया गया। टकराना। रानरान का पूरा शरीर पल भर में ही उड़ गया। रानरान, चलते रहो। झांग यून ने बगल से उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम इस पर्वतीय राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाओगे तभी तुम्हें एकीकरण चरण में उच्च स्तर के उन राक्षसी साधकों से लड़ने का मौका मिलेगा। रानरान ने सिर हिलाया और तुरंत उठकर लिंग पर्वत के दानव स्वामी पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गई। टकराना।
लेकिन इसे तुरंत ही दोबारा उड़ा दिया गया। हालांकि रानरान ने हार नहीं मानी और अपना हमला जारी रखा। धमाका। इससे पहले कि झांग युन युद्ध को देखना जारी रख पाता, अचानक एक आश्चर्यजनक आभा के कारण पूरा अमर खजाना मंडप कांप उठा। आपकी शिष्या यू शुई एट ने सफलतापूर्वक नवोदित आत्मा अवस्था को पार कर लिया है। नवोदित आत्मा की महान पूर्णता अवस्था तक पहुंच गई है और उसे साधना शक्ति का 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। आपकी शिष्या यू शुई एट की आत्मा ने सफलतापूर्वक नवजात आत्मा अवस्था को पार कर लिया है। नवजात आत्मा अवस्था के शिखर पर पहुंच गई है और प्रतिफल के रूप में 1000 गुना आत्मा शक्ति प्राप्त की है। स्टॉप्ड। अध्याय 508 योग्यता उन्नयन। बधाई हो मेजबान, आपकी शिष्या यू शुई ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया है और उसे संत रैंक में पदोन्नत कर दिया गया है। जो जानकारी उसने सुनी, उसके साथ साथ उसके शरीर में लौट रही ऊर्जा और आत्मिक शक्ति के प्रवाह ने झांग युन के चेहरे के भावों को कठोर बना दिया। प्राप्त ऊर्जा को अस्थायी रूप से ऊर्जा भंडारण कक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। रानरान, तुम अभ्यास जारी रखो। तुम्हारी तीसरी वरिष्ठ बहन ने सफलता हासिल कर ली है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। फिर उसने रानरान को बताया और यू शुई एट के पास साधना कक्ष में टेलीपोर्ट हो गया। धमाका। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, बैंगनी रंग के पानी की एक विशाल धारा आपकी ओर तेजी से बढ़ती है। झांग युन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और जादुई समुद्री जल की एक परत बनाकर बैंगनी पानी के प्रवाह को रोक दिया। उसी समय वह अपने पीछे खड़ी यू शुई को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, शुई, क्या तुम अपने ही गुरु की हत्या करने की कोशिश कर रही हो? गुरुजी, आप अचानक यहाँ क्यों आ गए? फिश वाटर ने जो देखा उससे वह चौंक गई और उसने तुरंत बैंगनी पानी को वापस खींच लिया। मुझे आभास हो गया था कि तुमने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, इसलिए तुम्हारे शिक्षक को आकर देखना ही था। जैसे ही झांग युन ने बोलना शुरू किया, उसने अपने तीसरे शिष्य की जांच करने के लिए अपनी दिव्य गुरु की आंख को सक्रिय कर लिया। मछली का पानी। योग्यता संत स्तर, मानव स्वर्ग जल आत्मा शरीर, संत श्रेणी बैंगनी जलात्मा मूल। क्षेत्र नवजात आत्मा की महान पूर्णता का चरण। शारीरिक शक्ति नवजात आत्मा चरण की एक छोटी उपलब्धि। आत्मा लोक नवजात आत्मा अवस्था का शिखर। विशेष ऊर्जाओं का विकास, जादू टोना शक्ति, बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल। संवर्धन तकनीकें, मरमन का गुप्त मैनुअल, जल हेरफेर और आकार निर्माण। वर्तमान में यह एक साथ हजारों विभिन्न जलीय जीवों को संघनित कर सकता है। प्रतिभाएं, युद्ध कौशल, रहस्यमयी कलाएं, जल क्लोन, प्रतिस्थापन क्लोन, दिव्य जादूगरनी, पृथ्वी को समुद्र के रूप में चित्रित करना। खामियां, फिलहाल कोई नहीं। झांग युन संदेश देखकर अचंभित रह गया, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? गुरुजी, आप हर बार उच्च स्तर पर पहुंचने पर यह प्रश्न क्यों पूछते हैं? यू शुई ने बुदबुदाते हुए कहा, चलो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अरे बदमाश, अब तो तुम अपने शिक्षक को भी चिढ़ा रहे हो, है ना? ये सुनकर झांग युन ने नाक सिकुड़ी। यू शुई एर के पास पहुंचा और अपनी उंगली से इशारा किया। यू शुई एर आश्चर्य से चिल्लाई। झटके से उसके गोरे माथे पर तुरंत एक छोटा सा लाल निशान उभर आया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? अपने लाल हुए माथे को ढांकते हुए यू शुई ने मुंह फुला लिया। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? तुम तो सफलता हासिल कर चुके हो, फिर भी इतनी धीमी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हो? झांग युन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं हूं। अगर कोई दुश्मन होता तो मेरी यह एक उंगली तुम्हारा सिर उड़ा देती। गुरुजी, क्या आप मुझे धमका नहीं रहे हैं? यू शुई ने कुछ नाराजगी से कहा, आपकी गति और आपके स्थानिक कलाकृति के अंदर होने के कारण भला कौन समय पर प्रतिक्रिया कर सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? झांग युन ने गुस्से से देखा और फिर अपनी उंगलियों पर दोबारा गिनने लगा। माफ कीजिए स्वामी जी। यू शुई ने तुरंत अपना माथा ढांक लिया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैं गलत थी। आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। झांग युन मुस्कुराया, मैं काफी अच्छे मूड में हूँ। यू शुई एर की योग्यता में सफलतापूर्वक प्रगति हुई है, अब केवल जोऊ कान को एक पवित्र श्रेणी का अमृत तैयार करना बाकी है। इसके अलावा युवेई के कुछ अनसुलझे मुद्दे भी हैं। झांग युन ने अपना माथा पीट लिया, उसे लगा कि एक गुरु के रूप में वह कुछ हद तक असफल रहा है। मैं काफी समय से युवेई से बात करना चाहता था, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। यही बात रानरान पर भी लागू होती है। अगर लिंग पर्वत के दानव स्वामी न होते तो उसे रानरान की पृष्ठभूमि के बारे में पता भी न चलता। युवेई के अगली बार सफलता हासिल करने पर हम अच्छे से बात करेंगे। झांग युन ने युवेई पर एक नज़र डाली, जो अभी भी क्यूई गैदरिंग टॉवर में ऊर्जा एकत्रित कर रही थी, और उसने फिलहाल उसे परेशान न करने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मालिक, क्या मैं सुंदर हूँ? वह थोड़ा अचंभित रह गया। अचानक उसके बगल में एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जो बिल्कुल झांग युन जैसा दिखता था। जल नियंत्रित कंक्रीट। परिचय,
जल नियंत्रित आकार देने की तकनीकों को बैंगनी स्वर्ग आत्मा जल के संघनन के साथ मिलाकर संघनित वस्तु की उपस्थिति और ध्वनि का पुनर्तः अनुकरण किया जा सकता है। बुरा नहीं है, शुइंग। झांग यून आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सकी, मेरे सामने बैठे इस गुरु को मैं नंगी आंखों से पहचान ही नहीं सकती। मूल रूप से यू शुई एयर की पानी को नियंत्रित करने और उसे आकार देने की क्षमता उसके स्वरूप में संघनित हो सकती थी, लेकिन तथ्य यह है कि उसका शरीर पानी से घिरा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह संघनित ऊर्जा थी। हमारे सामने मौजूद झांग यून बिल्कुल एक असली इंसान की तरह दिखते हैं, जिनके शरीर पर त्वचा और मांस है। यू शुई हंसी, हे गुरुजी, अगर मैं अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं, तो मैं एक साथ 1000 से अधिक जल नियंत्रण करने वाले, आकार बदलने वाले जीवों को संघनित कर सकती हूं। हजारों रास्ते। झांग यून ने इसे अपने दिव्य गुरु की दृष्टि से पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने आश्चर्य का नाटक किया और हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारा शुई रब एक जलीय प्राणी रक्षक दल बना सकता है। यू शुई खिलखिलाकर हंस पड़ी और खुद को रोक नहीं पाए और बोली, गुरुजी, मैं अपने दूसरे वरिष्ठ भाई से फिर से लड़ना चाहती हूँ। झांग यून हंसते हुए बोला, शुई, तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ भाई अभी तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाया है। अगर तुम अभी उससे लड़ोगी तो ये सिर्फ कमजोर को धमकाना होगा। तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ भाई नवजात आत्मा की अवस्था में न पहुंच जाए। ठीक है। यू शुई एयर थोड़ी निराश थी। झांग यून मुस्कुराया और 7 इमॉर्टल्स बुक के नीले पन्ने निकाले। गुरुजी, यह क्या है? यू शुई एयर ने उसे लिया और हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब आप नवजात आत्मा के चरण को पार कर लेंगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। यही आपका इनाम है। झांग यून मुस्कुराया और समझाया, ये पृष्ठ जल ऊर्जा के संवर्धन में आपकी दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर यू शुई की आंखें चमक उठीं। शुई, अगर तुम भी हाथ आजमाना चाहते हो तो बाहर मौजूद ये 2 बुलाए गए जीव तुम्हारे अभ्यास साथी बन सकते हैं। झांग यून ने हाथ हिलाया और साधना कक्ष के दरवाजे की रखवाली कर रहे 2 एल्डमो राक्षस तुरंत अंदर चले गए। ठीक है, गुरुजी। दोनों एल्डमो की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए यू शुई की आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी। झांग यून ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और यू शुई और 2 एल्डमो मॉन्स्टर्स को लेकर 28वीं मंजिल पर चले गए। 20वीं मंजिल पर स्थित मार्शल आर्ट हॉल का इस्तेमाल रानरान कर चुकी है, इसलिए हम केवल दूसरी मंजिल पर ही जा सकते हैं। ये तल संयोगवश खाली था, इसलिए झांग यून ने इसे थोड़ा साफ किया और फिर यू शुई और 2 एल्डमो राक्षसों के लिए एक युद्ध क्षेत्र बनाने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। स्विश स्विश स्विश। एक ही चाल में यू शुई ने पल भर में पानी को नियंत्रित करने वाले और आकार बदलने वाले सैकड़ों जीवों को संघनित कर दिया। ये देखकर कि अंदर मौजूद लोगों का एक बड़ा हिस्सा वही था, झांग यून ने कंधे उचका दिए। ये लड़की उसकी ऊर्जा को संघनित करने की आदी है। पानी को नियंत्रित करने और आकार बदलने वाले सैकड़ों जीवों ने एक साथ हमला किया, लेकिन वे 2 एल्डमो राक्षसों पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाए, भले ही झांग यून ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का केवल 10% से भी कम उपयोग किया था। आखिरकार उनकी समझ का स्तर बहुत अलग है। हालांकि मछली और पानी को नियंत्रित करने वाले, रूप बदलने वाले इस प्राणी के बारे में अजीब बात यह है कि अगर इसे तोड़ दिया जाए तो ये तुरंत पुनर्जन्म ले सकता है और पुनर्जीवित हो सकता है। यू शुई को 2 एल्डमो राक्षसों के साथ खूब मजे करते देख झांग यून वहां और देर तक नहीं रुका। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने साधना कक्ष में पहुंचकर उन्होंने ऊर्जा भंडारण कक्ष में स्थानांतरित की गई ऊर्जा को वापस उसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उनकी आभा तुरंत बढ़ने लगी। पीकवर्ड रिफाइनमेंट स्टेज 5वां और 6ठा स्तर। महज कुछ ही मिनटों में उसकी आभा शून्य शोधन चरण के शिखर के 10वें स्तर तक पहुंच गई। सत्ता के प्रबल एहसास ने उसे एक कोमल, सुखद आह भरने पर मजबूर कर दिया। एक बार यूवेई को सफलता मिल जाए तो वह फ्यूजन स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। झांग यून ने अपने शरीर में प्रचुर ऊर्जा का अनुभव किया और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं उठा और थोड़ा अंगड़ाई ली। इसके बाद वे 20वीं मंजिल पर स्थित मार्शल आर्ट हॉल में पहुंचे। रानरान अभी भी लिंग पर्वत के दानव स्वामी के साथ भयंकर युद्ध में उलझी हुई थी और पर्वतीय दानव ऊर्जा पर उसका नियंत्रण स्पष्ट रूप से धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देखकर झांग यून ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि लिंग पर्वत के दानव स्वामी के अवशेषों को बुलाने की तैयारी की। रानरान की सीखने की गति को देखते हुए उसे लिंग पर्वत के दानव स्वामी के साथ अभ्यास करके कुछ ही दिनों में इसमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए, इसलिए फिलहाल हम इसका आधा हिस्सा ही जारी करते हैं। लिंग पर्वत के दानव स्वामी के बचे हुए शव को अभी भी उपयोग में लाया जा सकता है। मिले हुए खाली समय का फायदा उठाते हुए झांग यून ने एकीकरण चरण में मौजूद शवों को भी व्यवस्थित किया। इसके बाद वे दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। दानव सम्राट की सुरक्षा में होने के बावजूद झांग यून लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डीकिन कैंग के पिछले विवरण के अनुसार सीलबंद दानव संप्रदाय के 7 संरक्षकों में से सबसे कमजोर
संरक्षक एकीकरण चरण के शिखर पर है और उनका नेता, जिसे गहन दानव के नाम से जाना जाता है, अन्य संरक्षकों से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि उसने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। इस शुभानमो रक्षक के अलावा अंधेरे में एक काला दानव भी छिपा हुआ है। यहाँ तक कि प्रबंधक कैंग भी उनकी सही संख्या को लेकर अनिश्चित था। वह केवल एक ही बात जानता था, ब्लैक डेमन की अब तक की सभी मिशनों में विफलता दर 0 थी। हालांकि काला दानव इस समय बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के स्वामी ज़िकियान कियू का पीछा कर रहा है और उसका पता अज्ञात है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह दानव सीलिंग संप्रदाय में लौट चुका है। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय के भीतर महायान स्तर का कोई साधक मौजूद होगा। यहाँ तक कि डीकन कैंग को भी इस स्थिति के इस पहलू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वह केवल इतना जानता है कि दानव सीलिंग संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से महायान अवस्था में है। ये झांग युन का इस यात्रा के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। वह लुवान क्यानलियू के अवशेषों और महायान चरण के एक काले दानव के अवशेषों को एक पूर्ण महायान चरण के शव के बदले में लेना चाहता है। युवा स्वामी, मेरी मदद कीजिए। जब वे शवों की गिनती कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें लिटिल टायरेंट की मदद के लिए घबराहट भरी चीखें सुनाई दी। झांग युन की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत अमर खजाना मंडप से निकल गया। ब्रश। जैसे ही मैं बाहर आया, एक विशाल भालू का पंजा मेरे सामने आकर तेजी से झूलने लगा। इससे पहले कि वह बचाव कर पाता, झांग युन को मुके का सीधा सामना करना पड़ा। धमाका। छोटी मुट्ठी और विशाल भालू के पंजे के बीच हुई टक्कर से आसपास का पूरा शून्य कांप उठा और एक आश्चर्यजनक वायु प्रवाह सभी दिशाओं में फैल गया। कैओटिक स्ट्रीम क्लैन के आसपास के कुछ साधकों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही वे सभी खून उगलते हुए दूर जा गिरे। ये किस प्रकार की विचित्र शक्ति है? वे भयभीत दिख रहे थे। एक इंसान। इनके अलावा एक और भालू ने भी अपनी विशाल आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाया। झांग युन ने भालू के पंजे के मालिक को भी पहचान लिया। लगभग 300 मीटर लंबा एक विशालकाय स्पेस बियकिंग अनंत शून्य में उड़ रहा था। अध्याय 509 3 वृत्त वाला चांदी के पैटर्न वाला अंतरिक्ष भालू राजा। चांदी की धारियों वाला अंतरिक्ष भालू राजा। क्षेत्र, एकीकरण चरण की महान पूर्णता। शारीरिक शक्ति, समलन चरण का चरम। आत्मा की शक्ति, शून्यता शोधन चरण का शिखर। वंश, 3 छल्लों वाला चांदी की धारियों वाला भालू राजा। प्रतिभाएं, अंतरिक्ष में चीरफाड़, अंतरिक्ष यात्रा, बेयर किंग स्पेस वेव। विशेष प्रतिभा, वंश बोध, एक निश्चित दूरी के भीतर आने वाले अपने ही वंश के भालू राजाओं की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। वंशानुगत युद्ध कौशल, भालू राजा मुद्रा, चांदी के पैटर्न वाली रक्तरेखा के 3 छल्ले जारी करता है, शारीरिक सीमाओं को तोड़ता है और संक्षेप में महान आरोहण चरण तक पहुंचता है। क्षेत्र, स्थानिक जल विभाजक, स्थानिक ऊर्जा का प्रसार होता है और यह क्षेत्र के भीतर कुछ स्थानिक अशांति को नियंत्रित कर सकता है। कमजोरियां, अपेक्षाकृत कमजोर आत्मिक शक्ति, दिव्य चेतना का अभाव। अंतरिक्ष भालू राजा। झांग युन ने अपने सामने खड़े विशालकाय स्थानिक भालू राजा को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। इतने छोटे कद के इंसान में इतनी शारीरिक शक्ति देखना दुर्लभ है। उनके सामने मौजूद अनंत शून्य में विशालकाय अंतरिक्ष भालू राजा ने झांग युन को घूरते हुए, मानवीय भाषा में बोलते हुए अचानक उपहास किया, लेकिन मनुष्य, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? ये सुनकर झांग युन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और छोटे तानाशाह की ओर देखा। क्या ये तुम्हारा बड़ा है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। छोटे अत्याचारी ने सिर हिलाया। उसका 100 मीटर से भी अधिक लंबा भालू जैसा शरीर थोड़ा कांप रहा था जब उसने अंतरिक्ष भालू राजा का सामना किया। लेकिन युवा स्वामी, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ। ब्रश। उसके बोलने से पहले ही दर्जनों मीटर लंबा एक भालू का पंजा नीचे की ओर झूल गया। झांग युन ने झट से अपना हाथ हिलाया और जादुई समुद्री जल की एक परत ने उसे रोक दिया। बूम। लेकिन उसी क्षण चुड़ैल की शक्ति का समुद्री जल बिखर गया। हालांकि इस मौके का फायदा उठाते हुए झांग युन ने लिटिल टायरेंट को तेजी से दूर ले जाकर गिरा दिया और दर्जनों मीटर दूर से आया भालू का पंजा अपने निशाने से चूक गया। उन्नत अंतरिक्ष। झांग युन ने लेखन ब्रश उठाया और छोटे अत्याचारी पर तेज शब्द उकेरा। नन्हे अत्याचारी ने सिर हिलाया और तुरंत अपने ठीक बगल में मौजूद अशांत अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नन्हे भालू राजा का अपहरण करने की? मनुष्य, तुम मरने के लायक हो। ये देखकर विशालकाय स्थानिक भालू राजा दहाड़ा और अनंत शून्य में व्याप्त स्थानिक उतार चढ़ाव एक भयानक आघात तरंग में परिवर्तित हो गए जो एक ज्वार की लहर की तरह झांग युन की ओर बढ़ गई। तलवार का एक प्रहार हवा को चीरता हुआ निकल जाता है। झांग युन ने सर्वशक्तिमान अमर तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया था और बड़ी मात्रा में स्थानिक ऊर्जा ने पल भर में लगभग 100 मीटर लंबी तलवार की धार को फैला दिया जो लंबवत रूप से वार कर रही थी। इसने आने वाली शॉकवेव को सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस दृश्य को देखकर विशालकाय अंतरिक्ष भालू राजा की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। लिटिल टायरेंट ने इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से अशांत अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच निकलोगे? हालांकि जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके पीछे अनंत शून्य में मौजूद विशालकाय स्थानिक भालू राजा ने फिर से दहाड़ मारी और अशांत अंतरिक्ष प्रवेश द्वार की स्थानिक दीवार, जिसकी अभी अभी मरम्मत की गई थी, पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उस क्षण असंख्य स्थानिक उतार चढ़ाव अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। दिव्य चेतना, चुड़ैलों का सागर। झांग युन को पहले ही चेतावनी मिल गई थी और जैसे ही उसने अनंत शून्य को छोड़ा, उसने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय कर लिया। इस समय उमड़ते हुए जादुई समुद्री जल ने स्थानिक उतार चढ़ाव को रोक दिया। अपने सामने घास के मैदान में कैओटिक फ्लो क्लैन के बड़ी संख्या में साधकों को अंतरिक्ष सुरंग की मरम्मत करते हुए देखकर झांग युन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तुरंत इस घास के मैदान को छोड़ दो। कैओटिक फ्लो कबीले के साधकों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और घबराकर घास के मैदान के किनारे की ओर भाग गए। वूश वूश। इसी बीच यहाँ की हलचल ने गुओ हाओगुआंग, गुओई और कैओटिक फ्लो क्लैन के अन्य सदस्यों को भी आकर्षित किया, जो एकीकरण चरण में थे। संप्रदाय के गुरुजी, ये प्रवेश द्वार की दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया था और अब जादुई समुद्री जल से अवरुद्ध हो गया था। ये देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। झांग युन के पास उन्हें जवाब देने का समय नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया, इन लोगों को बाहर निकालो, फिर अपने क्षेत्र का उपयोग करके घास के मैदान के चारों ओर एक अवरोध बनाओ। स्थानिक उतार चढ़ाव को अंतरिक्ष में फैलने मत दो। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और तुरंत अराजक कबीले के कई साधकों को घास के मैदान से दूर ले गए। बूम! तभी अचानक घास के मैदान के ऊपर आकाश से एक जोरदार कंपन महसूस हुई। आकाश में मौजूद स्थानिक अवरोध में एक विशाल छेद प्रकट हुआ और उसमें से दसियों मीटर लंबा एक विशाल भालू का पंजा अंदर की ओर बढ़ा। हथेली नीचे की ओर गिरी और सीधे गुओई और उसके समूह पर निशाना साधा, जो कैओटिक स्ट्रीम क्लैन के बड़ी संख्या में साधकों का नेतृत्व कर रहे थे। तुम सब चले जाओ। ये देखकर गुओ हाओगुआंग जोर से चिल्लाया और उसके शरीर पर एक काला जादू की किताब प्रकट हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और लगभग 100 मीटर लंबी काली ऊर्जा को लहराया, जो भालू के पंजे से टकरा गई। धमाका! आसपास का शून्य कांप उठा। भालू का पंजा जबरदस्ती काली ऊर्जा पर रोक दिया गया। मेरे लिए इसे खोल दो। लेकिन जल्द ही एक दहाड़ के साथ भालू के पंजे की भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी, जिससे गुओ हाओगुआंग का शरीर, जो अंधेरी ऊर्जा को धारण कर रहा था, कांप उठा। तलवार का एक ही वार मौत लाता है। जैसे ही अंधकार में ऊर्जा बल द्वारा जबरन बिखेरी जाने वाली थी, एक चमकदार धूसर सुनहरे रंग की तलवार जैसी रोशनी हवा को चीरती हुई प्रकट हुई और वहां पहुंच गई। ये सीधे भालू के पंजे पर लगा। पफ! भालू का पंजा पल भर में फट गया और खून बहने लगा। सबसे भयावह बात यह थी कि एक धूसर सुनहरे रंग की मुरझाती अमर शक्ति ने सीधे आक्रमण किया, जिससे भालू का पूरा पंजा स्पष्ट रूप से सिकुड़ने लगा। गर्जन! दर्द से कराहते हुए विशालकाय स्थानिक भालू राजा ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो अनंत शून्य में गूंज उठी और उसने जल्दी से अपना पंजा पीछे खींचने की कोशिश की। अब जब तुम अंदर आ गए हो तो बाहर नहीं जा सकते। झांग युन की आंखें समुद्र के जल की शक्ति से भरी हुई थीं। स्वर्गीय चुड़ैल, पृथ्वी को समुद्र के रूप में चित्रित करने की बेड़ियां। विशाल क्षेत्र की शक्ति से ओतप्रोत समुद्री जल उमड़ पड़ा और एक विशाल जंजीर में तब्दील हो गया, जिसने भालू के पंजे को अशांत अंतरिक्ष के भीतर ही जबरदस्ती जकड़ कर रखा। झांग युन तेजी से शियोंग झांग के पास पहुंचा और उसके हाथ में 7 इमॉर्टल्स बुक प्रकट हुई, जिसमें से एक खाली पन्ना बाहर निकला। बहुत सारी लौटती हुई ऊर्जा पन्ने में प्रवाहित हुई, जिससे एक विशेष पैटर्न बना, जिसे फिर सीधे भालू के पंजे पर चिपका दिया गया। 7 अमर ग्रंथों की शक्ति आत्मा भेदन सक्रिय हो गई है। झांग युन के हाथ में मौजूद 7 इमॉर्टल्स बुक प्रकाश से जगमगा उठी। पुस्तक के पृष्ठ पर भालू के पंजे के निशान के साथ चिपकाया गया विशेष पैटर्न तुरंत सुनहरी रोशनी से चमक उठा और बड़ी मात्रा में लौटती ऊर्जा सीधे भालू के पंजे के साथ वाले स्थान में भालू राजा की आत्मा में प्रवाहित हो गई। गर्जन! जैसे ही लौटती हुई ऊर्जा ने आत्मा को छुआ, अनंत शून्य में एक तीखी चीख गूंज उठी। मौके का फायदा उठाकर वार करो और उसे खत्म कर दो। झांग युन ने भालू के पंजे द्वारा निर्मित स्थानिक दरार का तेजी से अनुसरण किया और अनंत शून्य में प्रवेश कर गया और तुरंत ही अंतरिक्ष भालू राजा के प्रमुख के पद पर पहुंच गया। मनुष्य, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसे बाहर निकलने की हिम्मत करते देख अंतरिक्ष भालू राजा दहाड़ा और अपना विशाल मुंह खोलकर झांग युन को एक ही झटके में निगलने के इरादे से उसे निगलने की कोशिश करने लगा। लेकिन झांग युन ने फुर्ती से एक तरफ हटकर वार को टाल दिया। अंतरिक्ष भालू राजा एक और चाल चलना चाहता था, लेकिन झांग युन के हाथ में मौजूद 7 अमर पुस्तक तेजी से चमक उठी और भालू राजा की आत्मा में प्रवेश कर चुकी लौटती ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। आह! असहनीय दर्द, मानो तीव्र गर्मी से उसकी आत्मा पिघल रही हो, ने स्पेस बियर किंग को एक बार फिर पीड़ा से चीखने पर मजबूर कर दिया। झांग युन तेजी से प्रतिद्वंद्वी के सिर के ऊपर पहुंचा और अपनी हथेली से वार किया। मैं हृदय दमन तकनीक को रोकना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि मैं इसे रोक नहीं सकता क्योंकि इसकी त्वचा बहुत मोटी थी।
हृदय दमन तकनीक प्रतिद्वंद्वी के हृदय तक पहुंचने से पहले ही प्रतिद्वंद्वी की मोटी त्वचा और मांस द्वारा टूट जाती थी। सौभाग्यवश लौटती हुई ऊर्जा से दूसरे पक्ष की आत्मा क्षीण हो गई और उसका अधिकांश भाग अब बाहर की ओर निकल चुका था। आत्मा दमन तकनीक ने दूसरे पक्ष की आत्मा को मात्र थोड़ी सी शक्ति से स्पर्श किया। भालू राजा की मुद्रा। अपनी आत्मा पर किसी चीज के आक्रमण का आभास होते ही स्पेस बियर किंग पूरी तरह से भड़क उठा। उसके शरीर पर मौजूद तीनों चांदी की अंगूठियां अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से चमक उठीं। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ जिसने झांग यून की आत्मा दमन तकनीक के निशान को जबरदस्ती चकनाचूर कर दिया। उन्होंने एक ही समय में सफाई शुरू कर दी। अच्छा नहीं है। ... स्टॉप। अध्याय 510 के समाधान और प्रयास। झांग यून के चेहरे के भाव बदल गए और वह झट से दूसरे व्यक्ति के सिर से दूर कूद गया। लेकिन उसके वंश से निकली शक्तिशाली चांदी जैसी रोशनी की एक लहर ने उसे अनंत शून्य में सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। ये सीधे पिछली लड़ाई द्वारा उत्पन्न असंख्य स्थानिक अशांतियों में जा टकराया। उन्होंने तुरंत स्थानिक ऊर्जा का प्रयोग करके इसे अवरुद्ध कर दिया और स्थानिक अशांति से मुक्त हो गए। मरना। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, चांदी की रोशनी से भरा एक भालू का पंजा उसकी ओर बढ़ा। स्वर्गीय चुड़ैल, वह समुद्री दीवार जो पृथ्वी को समुद्र में बदल देती है। झांग यून को एक चेतावनी मिली और तुरंत ही जादुई समुद्री जल फट पड़ा जिससे एक समुद्री दीवार बन गई। लेकिन भयानक शक्ति से भरे इस भालू के पंजे के सामने समुद्री दीवार पल भर में चकनाचूर हो गई। रुको। जैसे ही वार थमने लगे, झांग यून ने तुरंत एक सुलेख ब्रश का उपयोग करके 2 अक्षर लिखे। भालू का पंजा थोड़ी धीमी गति से हिल रहा था। इस थोड़े से विराम का फायदा उठाते हुए झांग यून तेजी से वहां से हट गया। जब तक भालू का पंजा अपनी गति पुनः प्राप्त कर पाता तब तक वह अपने नीचे स्थित लक्ष्य से चूक चुका था। मनुष्य, मैं राजा तुम्हें मार डालूंगा। इस समय स्पेस बियर किंग का पूरा शरीर चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रहा था और उसके शरीर से एक भयानक रक्ताभा फूट पड़ी। वह जोर से दहाड़ा जिससे उसके मुखों के बीच बड़े पैमाने पर स्थानिक कंपन उत्पन्न होने लगे। रुकना। ये देखकर झांग यून शांत रहा और धीरे से इशारा किया। अंतरिक्ष में अभी भी फंसे हुए स्पेस बियर किंग के पंजे पर इस क्षण पुस्तक के पन्ने तेजी से चमक उठे और एक भयानक प्रतिगामी ऊर्जा तुरंत प्रवाहित हुई। गर्जन। अंतरिक्ष भालू राजा की आत्मा, जिसने अपने रक्त प्रवाह के विस्फोट से लौटती ऊर्जा को मुश्किल से दबा पाया था, एक बार फिर लौटती ऊर्जा से क्षीण हो गई और निगलने ही वाली स्थानिक अस्थिरताएं उसकी दयनीय चीखों से सीधे बिखर गईं। अपनी आत्मा के क्षीण हो जाने के असहनीय दर्द के कारण स्पेस बियर किंग अनंत शून्य में पीड़ा से कराहते हुए डोलने और चीखने लगा। झांग यून तेजी से आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसकी उन्नत आत्मा दमन तकनीक प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर प्रहार कर गई। पुकारना। केवल इसी क्षण झांग यून ने राहत की सांस ली। केवल शारीरिक शक्ति की बात करें तो कुछ नवोदित आत्मा साधना के शिखर पर पहुंचे साधक भी शायद उसका मुकाबला न कर पाएं। लेकिन उसके सामने खड़ा यह अंतरिक्ष भालू राजा अलग है। इसका शरीर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, विशेषकर अब जब उसने भालू राजा का रुख अपना लिया है और उसकी वंश परंपरा में विस्फोट हो गया है, तो उसकी शारीरिक शक्ति महान आरोहण के स्तर तक पहुंच गई है। अगर उसकी आत्मा कमजोर न होती तो शायद उसे इस स्पेस बियर से निपटने के लिए कैओटिक थाउजेंड स्ट्रीम्स और महायान चरण के ब्लैक डायमंड के अवशेषों का उपयोग करने की आवश्यकता होती। हे मनुष्य, मैं राजा तुझे मार डालूंगा। अपनी आत्मा पर एक निशान लगने का एहसास करते हुए अंतरिक्ष भालू राजा पीड़ा से चीख उठा और क्रोध में दहाड़ उठा। झांग यून ने अपनी आंखें घुमाईं और तुरंत ही सोल सप्रेशन टेक्निक मार्क को आंशिक रूप से सक्रिय कर दिया। लौटती ऊर्जा से पहले से ही क्षीण हो चुकी स्पेस बियर किंग की आत्मा सोल सप्रेशन टेक्निक के निशान से तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गई। आत्मा पर होने वाले 2 चरम प्रकार के कष्ट, जैसे कि क्षरण और विखंडन, के कारण अंतरिक्ष भालू राजा पीड़ा से बेहोश हो गया। क्योंकि भालू का एक पंजा अशांत अंतरिक्ष के भीतर फंसा हुआ था, इसलिए इस समय अंतरिक्ष भालू राजा का लगभग 300 मीटर लंबा विशाल शरीर अशांत अंतरिक्ष की स्थानिक दीवार से लटका हुआ था। एक विशाल सजावटी वस्तु की तरह इसे उस अशांत स्थान के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर लटका दिया गया था। अशांत क्षेत्र के भीतर घास के मैदान के किनारे पर अशांत कबीले के अनगिनत साधक एकत्रित हुए हैं। शोर बंद हो गया लगता है। पंथ का नेता, वो ठीक ही होगा, है ना? पंथ का नेता इतना शक्तिशाली है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ... घास के मैदान पर मौजूद स्थानिक अवरोध के अचानक कांपना बंद हो जाने पर टर्बुलेंट फ्लो कबीले के कई सदस्य कुछ घबराए हुए से दिखे। यहाँ तक कि गो हाओगुआंग, गोई और अन्य लोग भी अपवाद नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उस विशाल भालू के पंजे को देखकर, जो जबरदस्ती तोड़कर अशांत अंतरिक्ष में घुस आया था, उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके अंतरिक्ष पर किसी विशालकाय अंतरिक्षीय जीव ने हमला किया होगा। गो हाओगुआंग को महसूस हुआ कि उसकी बांह अभी भी थोड़ी सुन्न है और वह बेहद बेचैन था। एक भालू के पंजे को रोकने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि बाहर मौजूद यह अंतरिक्ष का विशालकाय जीव कितना भयानक था। अगर झांग यून इसे संभाल नहीं पाया तो उनका अशांत अंतरिक्ष
ये सोचकर वह कांप उठा। वह अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके जांच करना चाहता था, लेकिन अनंत शून्य में चल रही लड़ाई को उसकी दैवीय चेतना से देखना उसकी क्षमता से परे था। प्रवेश द्वार से बाहर निकलने की कोशिश करने की बात करें तो झांग युन के विच पावर सी डोमेन ने इसे पहले ही अवरुद्ध कर दिया था, जिससे उसकी दिव्य चेतना बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिलहाल वह केवल एक ही बात को लेकर निश्चित हो सकता था कि वूली सागर क्षेत्र अभी भी अक्षुण्ण था, जिसका अर्थ था कि झांग युन ने, इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर पाता, दूर से घास के मैदान पर अशांत अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाला जादुई शक्ति का विशाल सागर और आकाश में भालू के पंजे को बांधने के लिए बेड़ियां बनाने वाला जादुई शक्ति का सागर सभी एक ही समय में विलीन हो गए। फिर प्रवेश द्वार पर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। भागो, अभी भागो! गुओ हाओगुआन के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी और वह बेतहाशा दहाड़ने लगा। टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के कई साधक कांप उठे और हिलने डुलने लगे। आप किससे भागने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन तभी पीछे से एक धीमी, गाली भरी आवाज आई, इस संप्रदाय के गुरु ने पहले ही इसका निपटारा कर दिया है। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। धमाका! फिर लगभग 300 मीटर लंबा एक जीव पानी में फेंका गया और वह घास के मैदान पर बुरी तरह से गिरा। उसी समय बर्फ सफेद वस्त्र पहने झांग युन उनके ठीक पीछे पीछे चलते हुए उस स्थान के प्रवेश द्वार से अंदर चले गए। जोंग, जोंग मास्टर! उसे देखते ही गुओ हाओगुआंग और अन्य लोग तुरंत प्रभावित हो गए। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है। आप सब यहाँ भीड़ लगाना बंद करें। झांग युन ने घास के मैदान के किनारे जमा भीड़ पर नजर डाली और कहा, एल्डर हाओगुआंग और सभी डीकन, कृपया एक पल के लिए यहाँ आएं। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़े। कैओटिक फ्लो क्लैन के कई साधक ये देखकर वहां से जाना नहीं चाहते थे। वे सभी पहाड़ जैसे विशालकाय स्पेस बियर किंग को देखते रहे और उनकी सांसें थम सी गईं। वे झांग युन के बारे में वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। कैओटिक स्ट्रीम क्लैन के कई साधकों को नंबर 1 अमर संप्रदाय के अचानक प्रकट हुए इस संप्रदाय नेता के बारे में कुछ आशंकाएं थीं। वे प्रत्येक वंश के नेताओं द्वारा दिए गए आदेशों पर आपत्ति करने का साहस नहीं कर सके। लेकिन इस समय ये सभी द्वेषपूर्ण विचार बलवानों के प्रति श्रद्धा में परिवर्तित हो गए हैं। घास के मैदान की दीवार में आए शुरुआती झटकों ने पूरे अशांत क्षेत्र को हिला दिया, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। इस तरह का भारी कोलाहल ही ये दिखाने के लिए काफी है कि यह जानवर कितना भयानक है। लेकिन इस विशालकाय जीव से संप्रदाय के नेता ने निपटा। कम से कम ताकत के मामले में तो उन्होंने इस संप्रदाय के नेता को पूरी तरह से मान्यता दे दी है। घास के मैदान में अशांत स्थान पिछले स्थान से बिखर गया था और स्थान के प्रवेश द्वार का आकार दर्जनों गुना बढ़ गया था। झांग युन अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। महानगरीय, गुओ हाओगुआंग और आगे आने वाले अन्य सभी लोगों ने सिर झुकाया। झांग युन ने मुड़कर सीधे निर्देश दिया, एल्डर हाओगुआंग, पहले जाओ और आकाश में उस स्थानिक अवरोध को ऊर्जा से सील कर दो। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ हाओगुआंग ने सिर हिलाया और तुरंत आकाश में मौजूद दरार की ओर उड़ गया और उसे सील करने के लिए एक अवरोध बनाने के लिए उसने अंधेरी ऊर्जा का उपयोग किया। डीकन गुओ ई, डीकन गुओ चांग, आप दोनों यहाँ चारों ओर एक घेरा बना लें। मैं प्रवेश द्वार की मरम्मत बाद में करवा दूंगा। यहाँ से अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव और अशांति आएगी। इन उतार चढ़ावों को अंतरिक्ष में प्रवेश न करने दें। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। घोई और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए प्रवेश द्वार के चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध बनाने के लिए ऊर्जा छोड़ी। फिर झांग युन ने पास ही खड़े किसी व्यक्ति को पुकारा, छोटे तानाशाह। युवा स्वामी, मैं यहाँ हूँ। वह नन्हा तानाशाह तुरंत ही दौड़ता हुआ आया, पूरी तरह से उत्साहित था। छोटे अत्याचारी को देखकर, जो आकार में उसके बराबर था और जिसकी शक्ल उसके बगल में पड़े बेहोश स्पेस बियर किंग से लगभग 70% मिलती जुलती थी, घोई और अन्य लोगों के मन में संदेह का भाव आया। रुको, क्या ये स्पेस पवेलियन वाला स्पेस बियर नहीं है? घोई को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह आश्चर्य से अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी। बाकी लोगों को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वे सभी कुछ हद तक अचंभित रह गए। उनके मन में स्पेस पवेलियन के स्पेस बियर आमतौर पर कुछ दर्जन मीटर के ही होते थे। उनसे थोड़े बड़े 60 या 70 मीटर तक के बियर को तो काफी भव्य माना जाता था। अभी यहाँ एक छोटा पहाड़ है और एक बड़ा पहाड़ है। इस जगह को ठीक करो और साथ ही साथ मूल प्रवेश द्वार को भी भर दो। झांग युन ने उन्हें कुछ समझाया नहीं, बल्कि सीधे शियाओ बावांग से कहा, और ऊपर वाला रास्ता, इसे पूरा करने के बाद हम उसे भी ठीक कर देंगे। समझ गया, युवा स्वामी। छोटे अत्याचारी ने सिर हिलाया। इस समय झांग युन के प्रति उसकी प्रशंसा पूर्ण थी। 3 छल्ले वाला चांदी की धारियों वाला अंतरिक्ष भालू राजा। स्पेस बियर कबीले में स्पेस बियर किंग्स आम स्पेस बियर से अलग एक समूह है। चांदी की धारियां उनकी पहचान और शक्ति का प्रतीक हैं। आप जितने ज्यादा चक्कर लगाएंगे, आपका दर्जा उतना ही ऊंचा होगा और आप उतने ही मजबूत होंगे।
चांदी की धारियों के 3 छल्लों वाला एक अंतरिक्ष भालू राजा पहले से ही भालू राजाओं के बीच एक प्रमुख अस्तित्व माना जाता है। उनके कबीले में इस स्तर के स्पेस बियर किंग्स की संख्या 5 से अधिक नहीं है। उनमें से एक को झांग युन ने आसानी से निपटा दिया। यह अविश्वसनीय है। भालू के लिए राजकुमार बनना वास्तव में सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प था। बाघ की कही बात याद करते हुए कि उनका भालू समूह एक दिन झांग युन के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, छोटे अत्याचारी ने, जिसने शुरू में इस बात पर पुरजोर अविश्वास किया था, अब उसे इस पर विश्वास हो गया। झांग युन को देखकर नन्हे अत्याचारी की पुतलियों में अब उत्साह भर गया था। अब से मुझे इस स्वामी की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जब तक ये झांग युन की अच्छी सेवा करता है और झांग युन अंततः पूरे कबीले को अपने अधीन कर लेता है, तब तक ये निस्संदेह युवा स्वामी के रूप में पहला अंतरिक्ष भालू राजा बन जाएगा। उस समय अंतरिक्ष में रहने वाले सभी भालू आकर इसकी चापलूसी करेंगे। भविष्य में खूबसूरत मादा भालुओं के एक समूह से घिरे होने और उनके सामने गाने और नाचने के विचार से लिटिल टायरेंट रोमांच से भर गया। इसने अपना मन बना लिया। अब से ये युवा स्वामी के साथ सबसे वफादार भालू बनकर रहेगा। ऊर्जा से भरपूर होकर वह टूटे हुए प्रवेश द्वार की मरम्मत करने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। उसके उत्साहित चेहरे को देखकर झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ऐसा लगता है कि लिटिल टायरेंट को मुंह के छिद्रों की मरम्मत करने जैसे कामों में सचमुच बहुत आनंद आता है। हम भविष्य में उसके लिए इस तरह की और भी नौकरियां ढूंढ सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए झांग युन फिर से निकास द्वार से होते हुए अनंत शून्य में चला गया और पास के एक क्षेत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई निर्देशांक पीछे नहीं छूटे हैं, वह मन की शांति के साथ अशांत अंतरिक्ष में लौट आया। वे 300 मीटर लंबे भालू राजा को पशु प्रजनन फार्म में ले आए। स्पेस बियर किंग ने अपनी जन्मजात रक्तरेखा की समझ के माध्यम से लिटिल टायरेंट को महसूस किया होगा, इसीलिए वह उसे ढूंढने आया था। हमें उनसे ठीक से पूछताछ करनी होगी और फिर उन्हें अनुशासित करना होगा। लिटिल टायरेंट और लिटिल स्काई के विपरीत, अगर स्पेस बियर किंग को वश में किया जा सके तो यह एक परम शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति साबित होगा। वह खाली पन्ना व्यर्थ नहीं गया। झांग युन ने 7 अमर लोगों की पुस्तक पर एक नज़र डाली और आह भरी। 7 इमॉर्टल्स बुक में 36 खाली पन्ने हैं। इन पर संबंधित पैटर्न बनाकर विभिन्न क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। आत्मा को भेदने की क्षमता इन्हीं क्षमताओं में से एक थी। आप किसी भी ऊर्जा का उपयोग करके पुस्तक के पन्नों पर एक संबंधित पैटर्न बना सकते हैं और फिर उन पन्नों को प्राणी के शरीर के किसी भी हिस्से से स्पर्श कर सकते हैं ताकि ऊर्जा सीधे प्राणी की आत्मा में प्रवेश कर सके। आत्मा में प्रवेश करने वाली सामान्य ऊर्जा का प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन वापस आने वाली ऊर्जा अलग होती है। आत्माओं के शत्रु के रूप में लौटती हुई ऊर्जा एक बार प्रवेश कर जाने पर किसी भी जीवित प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त होती है। इसका प्रभाव विशेष रूप से कमजोर आत्मा वाले स्थानिक भालू राजा पर स्पष्ट रूप से देखा गया। रुको, क्या होगा अगर हम ब्रश को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा को एक खाली पन्ने में प्रवाहित कर दें? झांग युन को अचानक एक विचार आया। ब्रश संबंधित अक्षर लिखकर संबंधित ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करता है। खाली पन्ने उस ऊर्जा और उन पर अंकित आकृतियों को अवशोषित करके अपनी स्वयं की शक्ति विकसित करते हैं। युनशु द्वारा प्राचीन कलाकृति आत्मा की यादों के परिष्करण के अनुसार 7 इमॉर्टल्स बुक पर वर्तमान में मौजूद विभिन्न क्षमता पैटर्न कैओटिक इमॉर्टल द्वारा अपने शोध के बाद छोड़े गए थे और 7 इमॉर्टल्स बुक में अंतर्निहित नहीं थे। संक्षेप में कहें तो इन खाली पन्नों पर बने पैटर्न को इच्छानुसार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार की क्षमताएं विकसित होंगी यह एक अज्ञात बात है। एक बार बन जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता और इससे एक खाली पन्ना बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अनुसंधान की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए अमर अराजकता केवल कुछ क्षमताओं से संबंधित पैटर्न पर ही शोध कर सकी, जिनमें आत्मा भेदन क्षमता भी शामिल थी। कोई बात नहीं, चलो कोशिश करके देखते हैं। झांग युन ने गहरी सांस ली। मैंने अभी सिर्फ एक पन्ना इस्तेमाल किया है और 7 इमॉर्टल्स बुक में अभी भी 35 खाली पन्ने बचे हैं। कुछ पन्ने बर्बाद करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही आपको इसका ख्याल आए तुरंत कर लें। झांग युन ने तुरंत एक सुलेख ब्रश और एक खाली पन्ना निकाला। कुछ क्षणों की झिझक के बाद वह अमर खजाना मंडप में दाखिल हुआ और यूशुई एर के साथ कुश्ती कर रहे 2 एल्डमो राक्षसों को बाहर ले आया। गुरुजी, क्या हुआ? यूशुई एर उस समय पूरी तरह से अचंभित रह गई जब उसकी अभ्यास साथी गायब हो गई। मालिक को उनकी किसी न किसी काम में जरूरत है। थोड़ी सी माफी मांगते हुए झांग युन ने एक पल सोचा और कहा, शुई, तुम बाहर टहलने क्यों नहीं जाती? बाहर चलें। यूशुई ने अपनी खूबसूरत बाहें उठाईं और सिर हिलाकर कहा, ठीक है गुरुजी। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि वह जानता था कि लड़की दिन भर साधना करते करते थोड़ी ऊब गई होगी। उन्होंने तुरंत ही दूसरे पक्ष को अमर खजाना मंडप से बाहर निकाल दिया। गुरुजी, ये स्थान कहाँ है? बाहर का दृश्य देखकर यूशुई एर थोड़ी हैरान रह गई। मैं आपको किसी से मिलवा दूंगा। झांग युन मुस्कुराए और गो लियान को अपने पास बुलाया।
संप्रदाय के स्वामी जी नमस्कार। गो लियान पहले ही घास के मैदान के पास पहुंच चुकी थी और ज्यादा दूर नहीं गई थी। झांग यून की आवाज सुनते ही वह तुरंत उड़कर वहां पहुंच गई। शुई, ये गो लियान है, तुम्हारे 8वें छोटे भाई की चाची। झांग यून ने संक्षेप में दोनों का परिचय देते हुए कहा, यह मेरी तीसरी शिष्या यू शुईर है। गो लियान, तुम इसे अशांत अंतरिक्ष में घुमाओ। तीसरा शिष्य। गो लियान चौंक गई, लेकिन उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। अब जबकि शियाओ लेई झांग यून का शिष्य है, शियाओ लेई की इस बड़ी बहन के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सुश्री शुई, कृपया मेरे साथ आइए। गो लियान ने कृपया का इशारा किया। यू शुई ने सिर हिलाया और उसके साथ चली गई। उनके जाने के बाद झांग यून ने अपना प्रयोग शुरू किया। वह ब्रश को किताब के खाली पन्नों पर चला रहा था। परिणाम के बारे में अनिश्चित था, लेकिन वह निश्चित रूप से जीवित लोगों पर प्रयोग नहीं कर सकता था। कमजोर लोगों पर परीक्षण करना उचित नहीं था। एल्दमो, जो महान पूर्णता के चरण तक पहुंच चुके हैं, एक आदर्श साथी हैं। बिना किसी झिझक के झांग यून ने तुरंत अपने ब्रश का उपयोग करके खाली पन्ने पर 2 अक्षर डिंग डिंग लिखे। ब्रश को नियंत्रित करने का प्रभाव तुरंत सक्रिय हो जाता है। उसी समय झांग यून ने 7 इमॉर्टल्स बुक को भी सक्रिय कर दिया और खाली पन्नों से तुरंत एक भयानक कंपन उत्पन्न हुई। खाली पन्ने पर केंद्रित लहर पल भर में पूरे घास के मैदान में फैल गई। उनके सामने 2 अजनबी बुजुर्ग खड़े थे। जमीन पर अनगिनत घास के तिनके और कुछ कीड़े मकोड़े हवा में लहरा रहे थे और गो हाओगुआंग, गोई और अन्य लोग सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। वे सभी एक क्षण के लिए रुक गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया समय में ठहर गई हो। उस विशाल घास के मैदान में झांग यून ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो फिलहाल चलने फिरने में सक्षम था। बकवास।